ओके। सो मोटिवेशन क्या है? तो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। सो हर एक चीज के पीछे हम लोग जो जो चीज करते हैं वो हर एक चीज के पीछे क्या रहता है? तो कोई ना कोई मोटिव रहता है, और इस मोटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो इस मोटिवेशन और मोटिव होकर काम करते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग डिजायर्ड आउटकम जो है वो डिजायर्ड आउटकम्स पाते हैं अपने लाइफ में। सो यहाँ पे क्या है? इन मोटिवेशंस की अलग अलग जो थेरीज है वो अलग अलग थेरीज यहाँ पे दी हुई है, जिसमें सबसे पहले जो है वो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थेरी, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थेरी। एंड द नीड्स थेरी इज आल्सो फर्स्ट वन। अगर हम लोग देखते तो यहाँ पे नीड्स थेरी में जैसे कि अलग अलग जो फिलोसोफर्स है, अलग अलग थिंकर्स है, इन्होंने अपनी अपनी मोटिवेशन की थेरी दी हुई है, जिसमें सबसे पहले हमें देखना है कि मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थेरी जो लास्ट ईयर आपने क्या किया है इसके ऊपर डिस्कस किया है ना? याद आ रहा है? मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, अब्राहम मास्लो, याद आ रहा है? इज द स्क्रीन इज विजिबल टू यू? हाँ, ओके। सो याद आ रही है क्या मैस्लो की? अब्राहम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी और अब्राहम मास्लोज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, फिफ्थ मॉड्यूल, सेकंड सेमेस्टर फिफ्थ मॉड्यूल। ओके। सो ये जो अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दिस हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अब्राहम मास्लो and probably the most well-known theory of motivation. So Maslow hypothesis that within every human being there exists a hierarchy of five needs. हर एक पर्सन के अंदर क्या रहती है कि there is the existence of five needs, and these needs are first one psychological needs. साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें फर्स्ट इन इन दैट नीड्स इंक्लूड्स हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, सेक्स एंड अदर बॉडीली नीड्स। मीन्स हंगर है, थर्स्ट, शेल्टर है एंड अदर ही बॉडी जो नीड्स है वो क्या है? तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में इंक्लूड होती है। ये फिजियोलॉजिकल नीड्स में जैसे हम बेसिक नीड्स कहते हैं, हंगर, फूड एंड शेल्टर क्या है? तो हमारी बेसिक नीड्स है। एंड ईच एंड मुझे ये बताओ, आपके घर में जो भी हेड है वो काम क्यों करते हैं? एंड कोई भी पर्सन काम क्यों करता है? Yes, just not that finite, but each and every person want to fulfill his needs and his family needs. He want to become a good person, not just a good person, but हर एक पर्सन की अपनी अपनी ख्वाहिशें होती है अपने लाइफ से। तो लाइफ की जो ख्वाहिशें हैं, अपने फैमिली हो या अपने बच्चे हो, अपनी वाइफ हो, हर एक को खुश रखना, एज वेल एज खुद को खुश रखना, और उसे जो चाहिए वो चीजें लेना, इसके लिए क्या करता है? तो हर कोई क्या करता है? तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें पाने के लिए कोई भी पर्सन काम करता है। सो सेम लाइक दैट हियर द ईच एंड एवरी पर्सन is want to fulfill this five needs, जिसमें सबसे पहले इज द फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स में बेसिक नीड्स इंक्लूड होती है, जैसे कि फिर हंगर हो, थर्स्ट हो एंड शेल्टर, as well as second need which is introduced Abraham Maslow is safety needs. Safety needs कि हर पर्सन क्या करता है? अपनी खाने, देखो एक कोई भी पर्सन अगर किसी का दूर दूर की गांव से जो आपके सर्च में अगर मुंबई में आता है, वो क्या करेगा? सबसे पहले अगर आएगा, उसके पास पैसे नहीं तो जितना भी पहले कमाएगा और पहले पेट के लिए या तो वड़ा पाव खरीदने के लिए एटलीस्ट तो कुछ ना कुछ काम करेगा। जैसे ही पैसे आएगा पहले वो पेट भरेगा। आफ्टर दैट जैसे कि अगर बोलेगा कि अभी मेरे पास थोड़े पैसे बचे, काम करने के बाद कहीं पे जॉब करेगा, बोलेगा मेरे पास अभी पैसे बचने लगे, दैट टाइम यू वांट टू खुद को सिक्योर करने के बारे में सोचेगा। सेम लाइक दैट हियर इज द सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड्स इंक्लूड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, बहुत सारे लोग क्या करेंगे फिर? अरे अरे पैसा आया तो थोड़े एक रूम लेता हूँ, तब जब तक पैसा नहीं रहता है तब तक स्टेशन पे या कहीं पे भी वो अपना गुजारा कर लेगा। बट जैसे ही ये सब मिलेगा तो वो क्या करेगा? इंक्लूड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड फिजिकल एंड इमोशनल हार्म से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस तरह की जो भी प्रोविजन है वो प्रोविजन करेगा। After that, third need is social needs. So social need includes affections, belongingness, acceptance and friends.
एक स्टेज ऐसी आती है कि अभी मैं कमाई अच्छा खासा कर रहा हूँ, as well as I am fulfilling my all needs, just like hunger, thirst, shelter, security, as well as protection. That time I want to make some friends. मुझे क्या करना है, मुझे कुछ दोस्त करने हैं, या अफेक्शन बिलोंगिंगनेस है, जस्ट लाइक कि मुझे अभी शादी कर लेनी चाहिए, इस तरह की सोच आती है. मीन्स इट इंक्लूड्स अफेक्शंस, belongingness, acceptance, and friendship. Another one is the self-actualization. This is the fifth need, and the drive to become what one is capable of becoming includes growth. मीन्स ऐसी नीड कि जो हर कोई क्या करना मीन्स कोई भी क्या करेगा, द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इंक्लूड की. कुछ समय पहले ना ही मेरे पास पैसे थे और ना ही मेरे पास उतना टाइम था, तो जो जो मेरी जरूरतें थी या मेरी ख्वाहिशें थी वो मैं फुलफिल नहीं कर पाई, तो वो चीजें वो ख्वाहिशें मैं अभी कंप्लीट करूंगा, या मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूंगा. तो ये कहाँ पे आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है. सो इट इंक्लूड्स इंटरनल एस्टीम फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी एंड अचीवमेंट, एंड एक्सटर्नल एस्टीम फैक्टर्स सच एज स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एंड अटेंशन. सॉरी हम लोगों ने एस्टीम नीड नहीं देखी ना. इस फोर्थ जो नीड है वो एस्टीम नीड, एंड इट इंक्लूड्स इंटरनल एस्टीम फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट. एस्टीम इन द सेंस कि मैं सबके ऊपर रोक जमाऊं, सबकी पावर, कुछ पावर मेरे हाथ में आ जाए, मैं सबके ऊपर रोक जमाऊं, मेरे ही ऑटोनॉमी हो, एज वेल एज एक्सटर्नल एस्टीम फैक्टर जो हैं वो एज स्टेटस एंड रिकॉग्नाइज, सबके इसमें मेरा स्टेटस अलग होना चाहिए, देन सब लोगों ने मेरी तरफ अटेंशन और ध्यान देना चाहिए. ये जो ख्वाहिशें रहती है ये एस्टीम नीड्स में आती है. अनदर वन इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. So self-actualization is the drive to become what one is capable of becoming, include growth, achievements, potential and self-fulfillment. जो मैंने फुलफिल नहीं पहले कंप्लीट नहीं की थी वो जरूरत है मुझे अभी फुलफिल करनी है. सो ये किस में आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है. सो मैस्लो सेज दैट एज ईच ऑफ दिस नीड बिकम सब्सटेंशियली सेटिस्फाइड. मैस्लो का क्या कहना है कि मेरी ये जो इंसान की एक जरूरत कंप्लीट होती है तो वो कंप्लीट हो जाने के बाद वो पर्सन दूसरी जो जरूरत है वो दूसरी जरूरत फुलफिल करने के लिए काम पे लग जाता है, या उसकी दिशा में अपना काम और अपने कदम बढ़ाता है. सो an individual wants to satisfy the need, next need, and hence the next need becomes dominant. अगर एक पहली नीड फुलफिल हो जाती है, डोमिनेंट हो जाती है, इन टर्म्स ऑफ द इंडिविजुअल मूव्स ऑफ द स्टेप्स ऑफ द हायरार्की, और एक फुलफिल हो जाती है तो दूसरी दिशा में पर्सन जाता है. जैसे कि आपको एक डायग्राम दिख रही है ऊपर की मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी में. ये जो डायग्राम दिख रही है जिसमें क्या है, हाँ, मैस्लो सेज दैट ये जो ईच एंड एवरी पर्सन वांट टू फर्स्ट कंप्लीट हिज बेसिक नीड्स, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, which includes in physiological needs. After physiological needs, when the physiological needs is fulfilled or complete तो नहीं होती but fulfill, that time person moves towards to fulfill the safety needs. After fulfilling the safety needs, person go to the belonging needs, या जैसे हम लोग क्या कहते हैं तो सोशल नीड्स कहते हैं. सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं. लव नीड्स और बिलोंगिंग नीड्स ये किस में आती है, तो सोशल नीड्स में. ईच एंड एवरी पर्सन, कुछ लोग कहते हैं अभी मेरे पास अच्छा खासा पैसा है तो मैं शादी कर लेता हूँ, या तो मेरे पास मेरे दोस्त होने चाहिए, मैं दोस्तों के साथ मैं वक्त बिताना चाहता हूँ. सो फॉर दैट, लाइक दैट, आफ्टर दैट फुलफिलिंग दैट सोशल नीड्स, पर्सन मूव टूवर्ड टू फुलफिल द एस्टीम नीड्स. वो एस्टीम नीड्स फुलफिल करने के लिए जाता है. आफ्टर फुलफिलिंग द एस्टीम नीड्स, पर्सन go to the means the person move towards the self actualization. means इस तरह से 5 needs उसने पहले बताई है. And from the standpoint of the motivation, the theory would say that although no need is ever fully gratified, a substantially satisfied need no longer motivates. So if you want to motivate someone, according to Maslow, you need to understand what level of the hierarchy that person is currently on the focus and satisfying the needs at above the level. मीन्स एक जरूरत कंप्लीट करने के बाद पर्सन क्या करता है तो दूसरी जरूरत पूरी करने की तरफ बढ़ता है. So Maslow separated the 5 needs into higher and lower orders.
देखो एक तरह से हायरार्की आपको देखने मीन्स ऊपर से ये नीचे से वो ऊपर की तरफ जाता है, इसे ही हायरार्की कहा गया है। एंड द Maslow separated the five needs into the higher and lower orders and physiological and safety needs were described as lower order needs. ये क्या है? तो लोअर ऑर्डर नीड्स है। एंड सोशल डिजायर, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड हायर ऑर्डर नीड्स, and the differentiation between the two orders was made on the premise that higher order needs are satisfied internally. हायर ऑर्डर नीड्स जो है वो सेटिस्फाइड इंटरनली, ऊपर की अगर आप नीड देखोगे तो वो इंटरनली सेटिस्फैक्शन की है, और नीचे की जो है वो फिजिकली सेटिस्फैक्शन की है। हाँ, so the differentiation between two orders was made on the premise that higher order needs are satisfied internally within the person, and whereas lower order needs are predominantly satisfied externally. नीचे की जैसे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है, एस्टीम नीड्स है, फिजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, ये जो नीड्स है ये कैसी है? तो एक्सटर्नली सेटिस्फैक्शन देती है। इस तरह से मैस्लो ने ये जो थ्योरी है वो थ्योरी बताई है। नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या किया है, तो आगे जाकर एस्थेटिक नीड्स एज वेल एज ट्रांसडेंट नीड्स जो सबसे ऊपर में दिख रही वो ऐड की गई है, बट वो बाद में ऐड की गई। देन नेक्स्ट जो थ्योरी है मोटिवेशन की वो है एग्जिस्टेंट एंड रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थ्योरी, जिसे ERG थ्योरी भी कहा जाता है। ERG थ्योरी जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि ERG थ्योरी या एग्जिस्टेंस एंड रिलेटेडनेस थ्योरी, दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द क्लैटन इन 1967। क्लैटन P. अल्फर ने 1969 में वो क्या की है, तो सिंप्लीफाई की है। And Maslow's theory by categorizing the hierarchy of needs into three categories. ये जो क्लैटन पी अल्फर है ना, इसने मैस्लो ने जो ये जो नीड्स बताई है ना, ये मैस्लो की जो नीड्स है वो थ्री इसमें सेगमेंट में उसने क्या किए है, तो डिवाइड की है या उसके थ्री ग्रुप बनाए हैं। तो फर्स्ट वन है कोर नीड्स, जिसे एग्जिस्टेंस कहा जाता है। एग्जिस्टेंस, कोर नीड्स जिसे एग्जिस्टेंस कहा जाता है, सिमिलर टू मैस्लो फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स। मैस्लो के इसमें जो सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स दी है ना, उसी के तरह इसकी कौन सी है, उसी जो नीड्स है उसने एग्जिस्टेंस में डाली है। देन अनदर वन एंड ग्रोथ, मैस्लो एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो भी ग्रोथ है ये ग्रोथ नीड किस में आती है, तो मैस्लो ने जो एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी बताई है, जो नीड बताई एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये इसने ग्रोथ में डाली है, या जो ग्रोथ है इसमें डाली है, या ग्रोथ में उसको क्या किया है, तो डिवाइड किया है। एंड इसमें अगर हम लोग देखें क्या है कि सेम नीड सेम है, बट सेगमेंटेशन उसके अलग किया गया है, डिवीजन उसको अलग किया है। मैस्लो ने फर्स्ट टाइम फाइव नीड्स बताई है, बाद में उसमें बढ़ाया है। बट अगर हम लोग देखते हैं तो कॉमनली अगर देखते हैं तो इसमें जिसमें एग्जिस्टेंस है, तो एग्जिस्टेंस में फिजियोलॉजिकल नीड्स जो मैस्लो की है एंड सेफ्टी नीड्स जो है जो मैस्लो ने बताई है वो इसने एग्जिस्टेंस में डाली है। एज वेल एज ग्रोथ में उसमें ग्रोथ की जो नीड है, ये ग्रोथ की नीड में उसने क्या बताया है, तो एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड है वो एस्टीम में उसने इंक्लूड की है। It means this theory is also most of the similar to the Maslow's theory. The next one is the McGregor's theory X and theory Y. McGregor की X and Y theory. So Douglas McGregor proposed two distinct view of human beings. डगलस मैग्रेगर ने क्या बताया कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट के टू व्यू बताए और टू पॉइंट ऑफ व्यू बताए, डिस्टिंक्ट व्यूज बताए हैं। और जिसमें हमें क्या देखने के लिए मिला, जैसे कि आपने लास्ट टाइम पढ़ा होगा FY में सेकंड सेमेस्टर में, कि एक तरह से पर्सन पॉजिटिव रहता है और दो टाइप की पर्सनैलिटी रहती है, A टाइप की पर्सनैलिटी एंड B टाइप की पर्सनैलिटी। सेम लाइक हियर द वर्कर्स आर टू टाइप्स। कुछ लोग कैसे रहते हैं, तो पॉजिटिव रहते हैं और कुछ लोग निगेटिव रहती है। सेम लाइक दैट हियर द मैग्रेगर आल्सो डिस्टिंक्ट the person's views in two parts. One is basically negative and one is basically negative. It label as theory X. नेगेटिव को theory X कहा गया है, X कहा है, and other part basically positive. अदर पार्ट जो है बेसिकली पॉजिटिव और उसे Y थ्योरी का नाम दिया है। ऐसे टू
थेरी 2 टाइप के पर्सन उसने बताए हैं, जिसमें वो क्या बताता है, मैग्रेगर सेड दैट थेरी एक्स के जो पर्सन है, ये इनमें क्या है, तो 4 अजम्पशन रहते हैं, उनमें क्या है, दे 4 अजम्पशन रहते हैं। सो अंडर थेरी एक्स द 4 अजम्पशन हेल्ड बाय द मैनेजर्स, मैनेजर क्या करता है कि किसी भी पर्सन, किसी भी वर्कर के, किसी भी कुछ लोगों के बारे में कुछ ओपिनियंस रहते हैं, एजम्पशन रहते हैं। तो थेरी एक्स में एक्स टाइप के जो लोग रहते हैं, इस एजम्पशन में थेरी एक्स टाइप के लोग रहते हैं, वो किस तरह से रहते हैं, तो फर्स्ट वन है एम्प्लॉयज इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क, ऐसे जो लोग रहते हैं ना, उनको काम पसंद नहीं रहता है, एंड व्हेनेवर पॉसिबल विल अटेम्प्ट टू अवॉइड, ये एक्स टाइप के लोग कैसे रहते हैं कि उनको काम अच्छा नहीं लगता, जहां जहां तक पॉसिबल है ना, वो अवॉइड करने का काम करते हैं। Another one, since employees dislike work, since employees dislike work, they must be coerced and controlled or threatened with punishment to achieve goals. Since employees dislike work, they must be coerced, controlled or threatened with punishment to achieve goals. वो तो काम तो करते हैं, बट अगर काम नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए काम करते हैं। देखो बहुत सारे वर्कर्स ऐसे रहते हैं कि काम पे तो आते हैं, और काम पे नहीं आए तो सैलरी नहीं मिलेगी, और बॉस चिल्लाएगा, इसलिए काम पे आने का पर काम नहीं करने का। Then, since employees dislike work and they must be coerced, controlled or threatened with punishment to achieve goals. Third one is the employees will avoid responsibilities. इस तरह के जो employees रहते हैं वो क्या है, responsibility को avoid करते हैं and seek formal direction whenever possible. रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वो या क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, एंड फॉर्मल डायरेक्शन व्हेनेवर पॉसिबल, जहां जहां तक क्या करते हैं, अगर कोई सामने वाला डायरेक्शन देगा तो उस डायरेक्शन में काम करना है, नहीं तो वैसे ही बैठना है। अनदर वन इज मोस्ट वर्कर प्लेस सिक्योरिटी अबव ऑल अदर फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द वर्क एंड विल डिस्प्ले लिटिल एम्बिशन। वो क्या कहते हैं, मोस्ट वर्कर प्लेस सिक्योरिटी अबव ऑल अदर फैक्टर्स, सिक्योरिटी पाने के लिए एंड विद मीन्स ये काम करेंगे तो सिक्योरिटी मिलेगी, एज वेल एज वर्क एंड विल डिस्प्ले लिटिल एम्बिशन, बट काम के प्रति उनकी कोई भी एम्बिशन नहीं रहती है। इस तरह के एजम्पशन मैनेजर के माइंड में किसके बारे में रहते हैं, तो वर्कर्स के बारे में रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, एक्स टाइप के लोग। अनदर टाइप इज वाई टाइप, वाई टाइप के लोगों के बारे में मैनेजर के माइंड में किस तरह के एजम्पशन रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वाई टाइप के पीपल है ना, दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉइज कैन व्यू वर्क एज बीइंग एज नेचुरल एज रेस्ट और प्ले। इस तरह से काम करते हैं ना कि हंसते खेलते वो काम निपटा भी देते हैं। अनदर वन, पीपल विल एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल if they must be this type of people कैसे रहते हैं, employees will exercise self direction and self control if they are committed to the objective। वो क्या करते हैं, अपने सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ कंट्रोल रहते हैं, अपने खुद से ही काम करते हैं और खुद ही डायरेक्शन डिसाइड करते हैं और उसी दिशा में अपना काम स्टार्ट करते हैं, और सेल्फ कंट्रोल से वो काम करते हैं। एंड इफ दे आर कमिटेड टू द ऑब्जेक्टिव, उन्होंने अगर कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है तो उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, वो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए उस दिशा में वो काम करते हैं। देन अनदर वन, इट मीन्स उनके ऊपर कोई भी सुपरविजन की और किसी ने उनको काम बताने की जरूरत नहीं, वो खुद से ही काम करते हैं। अनदर वन, द एवरेज पर्सन कैन लर्न टू एक्सेप्ट इवन सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बाई टाइप के लोग रहते हैं ना, इसमें से बहुत सारे लोग कैसे रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ सीखना पसंद करते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं। Another one, the ability to make innovative decision is widely displayed throughout the population and is not necessarily the sole provenance of those in management position. The ability to make innovative decisions, वो क्या, उनमें ऐसे जो लोग रहते हैं ना, उनमें क्या है कि इनोवेटिव डिसीजंस लेने की क्या रहती है, तो एक पावर रहती है, एबिलिटी रहती है, एंड वाइडली डिस्प्लेड थ्रू आउट द पॉपुलेशन, और वो लोगों में भी ये पहुंचाते हैं, एंड इट इज नॉट नेसेसरीली द सोल प्रोविनेंस ऑफ द मैनेजमेंट पोजिशन, और उसके लिए उसी पोजीशन पे जाने की जरूरत नहीं, बट कंपनी के लिए वो अच्छा काम करते हैं। So McGregor himself held to believe that theory Y assumption were more valid than theory Y. मैनेजर का क्या कहना रहता है कि ये जो थेरी एक्स है ना, ये वाई जो है ना, वाई थेरी कैसे है, तो मोर वैलिड देन थेरी वाई। सो देयरफॉर ही प्रपोज सच आइडियाज एज पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबल एंड चैलेंजिंग जॉब एंड गुड ग्रुप रिलेशंस।
so as approaches that will maximum an employee job motivation, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैलेंजिंग जॉब एंड गुड ग्रुप रिलेशन रहेंगे तो वो क्या होगा कि एम्प्लॉय को जॉब में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है कि टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी जिसे आपकी बुक में है, ये टू फैक्टर थ्योरी है ना? ओके, so two factor theory also called motivation and hygiene theory, motivation and hygiene theory. So it was proposed by psychologist Frederick Herzberg. Frederick Herzberg ने ये theory बताई है in 1959, and in the belief that an individual's relation to work is basic and that one's attitude towards work can very well determine success or failure. So Herzberg investigated the questions, what do people want from their job, लोग जॉब क्यों करते हैं और अपनी जॉब से कोई भी पर्सन क्या चाहता है, ऐसा जो क्वेश्चन है फ्रेडरिक हसबर्ग ने पूछा है। एंड हसबर्ग फेल्ट दैट जॉब सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन डू नॉट एग्जिस्ट ऑन द सेम कंटिन्यूम। एक ही कंटिन्यूम में एक ही लेवल पे जॉब सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन नहीं होता है। ऑब्वियसली ना, एक तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा या तो डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो बट ऑन रियल स्केल्स, in other words, certain things which Herzberg called hygiene factors could cause a person to become unhappy with the job. तो hygiene factors है ना, इन hygiene factors में मीन्स ये जो फ्रेडरिक हसबर्ग ने hygiene factors में ऐसे factors डाले कि जिसकी वजह से पर्सन डिससेटिस्फाइड होता है। And these things including pay job, mispay, job security and physical work environment could never bring about the satisfaction. Then motivation factors on the other hand can increase job satisfaction. So intrinsic factors such as advancement, recognition as well as responsibility and achievement seem to be related to a job satisfaction. देखो अगर प्रमोशन मिलेगा, सैलरी में इंक्रीमेंट होगी, एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर बढ़ेंगी, एज वेल एज एडवांसमेंट इन द सेंस कि प्रमोशन होगा, देन जॉब से रिलेटेड कुछ अचीवमेंट होगी, तो ये इससे क्या होगा, पर्सन और सेटिस्फाइड होगा और अच्छी तरह से काम करेगा। इट मींस एक्सटेंसिवली ये जो एक्सटेंसिव फैक्टर्स है ना, वो क्या करेंगे, उनको उसको मोटिवेट करेंगे वो कि जो जॉब करे। देन नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो वो है कि मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑन दी अदर हैंड कैन इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन इन इंट्रिंसिक फैक्टर्स सच एज एडवांसमेंट, रिकॉग्नाइजेशन वगैरह, ये जो चीजें हैं जिससे पर्सन क्या होता है, तो इंट्रिंसिक मींस अंदरूनी खुशी उसे मिलती है, अंदरूनी वो सेटिस्फाइड होता है। सो सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स tend to be consistent related to job satisfaction and other to job dissatisfaction। यहाँ पे क्या दिया, देखो सामने एक टेबल है, उस टेबल में क्या बताया गया है कि कुछ डिससेटिस्फायर्स है और कुछ सेटिस्फायर्स है। जो डिससेटिस्फायर जो है वो मेंटेनेंस फैक्टर्स है एंड सेटिस्फायर जो है वो मोटिव। अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आप और ज्यादा मोटिवेट होकर काम करोगे। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो वो आपको ऐसा नहीं लगा, अरे ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे तो मुझे कुछ बेनिफिट भी नहीं हो रहा है, ये सोचोगे। सो प्रेजेंस इज नॉट मोटिवेशनल, हाउएवर एब्सेंस कॉजेज डिससेटिस्फैक्शन। ये जो प्रेजेंस इज नॉट मोटिवेशनल, अगर ये डिससेटिस्फैक्टर्स है ना, अगर है अपने पास है या हमें मिल रहा है तो इससे मोटिवेट नहीं होता है, बट अगर ये एब्सेंट है तो इससे पर्सन डिससेटिस्फाइड होता है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं तो जिसकी वजह से पर्सन क्या है, डिससेटिस्फाइड होता है? तो फर्स्ट वन है कि पॉलिसीज, अनदर वन इज द सैलरी। सो प्रेजेंस इज नॉट मोटिवेशन। इसका अगर देखो सैलरी मिलती है, आती है, जाती है, पर्सन मोटिवेट तो नहीं होता है, बट अगर सैलरी नहीं होती है तो, सैलरी टाइम पे नहीं होती है तो पर्सन डिससेटिस्फाइड होता है ना, पर्सन डिससेटिस्फाइड होता है ना। इस हाँ, सो इसी तरह से क्या हमें देखना है कि यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ पॉलिसीज हैं या सैलरी है या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, एज वेल एज जॉब सिक्योरिटी, वर्क कंडीशंस, स्टेटस, टेक्निकल सुपरविजन एंड पर्सनल लाइफ, ये सारी चीजें है भी तो फिर भी मोटिवेट नहीं करती हैं, बट नहीं है तो इससे डिससेटिस्फैक्शन होता है। एंड इसके अगेंस्ट अगर हम लोग देखते हैं कि अचीवमेंट है, रिकॉग्नाइजेशन है, एडवांसमेंट है, एज वेल एज
द वर्क इटसेल्फ है एंड पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अगर है तो पर्सन सेटिस्फाइड होकर काम करता है। देखो अचीवमेंट, अपने जॉब में कुछ अचीव करना, फ्रॉम एडवांसमेंट इन द सेंस प्रमोशंस एज वेल एज द वर्क इटसेल्फ, ये सारी चीजें क्या है, तो इसकी वजह से पर्सन मोटिवेट होकर काम करता है। देन नेक्स्ट वन इज द कंटेम्पररी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये तो क्या है कि पहले बताई हुई थ्योरीज हुई, अभी क्या देखना है कि कंटेम्पररी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन से रिलेटेड। देखो आजकल ना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा अवेयर हो रही है इस थ्योरीज से, कि जैसे अगर आप देखोगे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में क्या दिया जाता है, तो अवार्ड दिए जाते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, क्यों दिए जाते हैं? अगर इस तरह के अवार्ड दिए जाएंगे ना, एक खाली सर्टिफिकेट जाएगा, बट अगर जो करता है ना, जिसे भी मिलेगा ना, वो और ज्यादा सेटिस्फाइड, उसको भी ऐसा लगेगा अरे मैंने जो काम किया है ना, उससे रिलेटेड जो भी क्या है, तो कंपनी क्या करती है, वो देख रही है कि मेरा काम अच्छा है, इट मीन्स वो और ज्यादा सेटिस्फाइड होकर काम करता है। तो कंटेम्पररी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जिसमें अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट वन है मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स। मैक्लेलैंड ने भी नीड्स की थ्योरी बताई है, जिसमें नीड्स फॉर अचीवमेंट, नीड्स फॉर एफिलेशन एंड नीड्स फॉर पावर बताई है। So the drive to excel, to achieve in relations to a set of standards, to strive to succeed, and some people have a compelling drive to succeed and they are striving for personal achievement rather than the reward of success for better or more efficiently than it has been done before, and this drive the achievement need from research into the achievement needs। क्या है कि मैंने जो अभी किया है वो किसी पहले ने इसके पहले नहीं किया है, they are striving for personal achievement rather than the reward of success per se, and they have desire to do something better or more efficiently than it has done before। पहले जो किसी ने भी नहीं किया है वो मुझे अभी करना है, वो मुझे अभी पाना है, और उसके लिए पर्सन क्या करता है, तो काम करता है, ऐसा मैग्लेलैंड का मानना है। अचीवमेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे किसी ने मर्सिडीज नहीं ली है, वो मुझे लेनी है ताकि लोग सब मेरी तरफ देखेंगे, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा काम करना है। ये तो क्या है, काम करने के लिए पर्सन को क्या करता है, या अचीवमेंट, मुझे तो मुझे क्या करना है, वो मर्सिडीज मुझे लेनी है, अगर वो मुझे लेनी है, वो अचीव करनी है, इसके लिए मैं ज्यादा काम करूंगा। या तो आप में से किसी को एमपीएससी और यूपीएससी को क्रैक करना है, तो यूपीएससी एमपीएससी का रिजल्ट आपकी अचीवमेंट होगी, और उसके लिए आप क्या करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करोगे, ये आपकी अचीवमेंट होगी। Another one is the power needs and motivation. So the need for power is a desire to have impact, to be influential, to control others, and to make others behave in way that they would not have behaved otherwise. And individuals high in need for power, enjoying being in charge, and strive for influence over others before to place into competitive and status-oriented situations. So and tend to be more concerned with prestige and gaining influence over others than effective performance। यहाँ पे क्या है, पावर नीड्स की, जिस तरह से मैस्लो की एस्टीम नीड्स है ना, जिसमें मैस्लो ने क्या कहा है कि मुझे क्या करना है, तो सबके ऊपर रोक जमाना है, मेरे हाथ में पावर होनी चाहिए, तो इसलिए पर्सन क्यों काम करता है, पर्सन की नीड क्या है, पावर की नीड है, या मैं भी सबके ऊपर रोक जमाऊं, मेरे हाथ में पावर आए, तो इसके लिए वो नीड्स फुलफिल करने के लिए पर्सन क्या करता है, काम करता है। Another one is the affiliation needs and motivation needs. So the third need isolated by the McClelland is affiliation and close interpersonal relationship. Close interpersonal relationship. So this need has received that last attention from researchers, and individuals with a high affiliation motive strive for friendship। इस नीड में आते आते क्या करते हैं, मैस्लो ने जिस तरह से फ्रेंडशिप या रिलेशन बनाने के लिए जो सोशल नीड्स बताई है, सेम लाइक यहाँ पे क्या बताया गया है, तो एफिलिएशन नीड्स बताई गई है। सो इंडिविजुअल्स विथ हाई एफिलिएशन मोटिव स्ट्राइव फॉर फ्रेंडशिप, प्रीफर comparative situations rather than competitive ones, and desire relationship that involve a high degree of mutual understanding। The next one is the cognitive cognitive evaluation theory। next theory कौन सी है, cognitive evaluation theory। So this is arguably a theory that surprised the most, the cognitive evaluation theory, and process that the introduction of extrinsic rewards such as pay for work effort that was previously and intrinsically reward due to the pleasure associated with the content of the work and itself tends to decrease overall motivation। So why would such an outcome occur?
इवोल्यूशन थ्योरी, कॉग्निटिव इवोल्यूशन थ्योरी। तो कॉग्निटिव इवोल्यूशन थ्योरी क्या कहती है? पर्पस दैट इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रिंसिक रिवार्ड, बाहरी जो रिवार्ड मिलते हैं ना, ये पर्सन को मोटिवेट करते हैं कि वो काम करे। सजा जैसे कि देखो, ज्यादा अच्छा काम किया तो ज्यादा अच्छा सैलरी और पेमेंट मिलेगा। फॉर वर्क एफर्ट, ज्यादा काम के लिए एफर्ट्स मिलेंगे तो मेरा प्रमोशन होगा, और प्रमोशन भी क्या है? तो एक रिवार्ड है। सैलरी भी क्या है? तो एक रिवार्ड है। एंड ड्यू टू द प्लेजर एसोसिएटेड विद द कंटेंट ऑफ द वर्क इटसेल्फ टेंड्स टू डिक्रीज ओवरऑल मोटिवेशन। अगर अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी और अच्छा अच्छा काम करने के बाद भी अगर कोई अच्छा नहीं बोलेगा, तो क्या करेगा पर्सन? डिसमोटिफाइड होता है, मीन्स उसे जो भी सेटिस्फैक्शन है वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है और काम अच्छी तरह से नहीं करता है। So if the cognitive evaluation theory is valid, it should have major implications for managerial practices. And it is believed of for years that is pay or other extrinsic rewards for to be effective motivators, and they should be made contingent on an individual's performance. But cognitive evaluation theories would argue that this will only tend to decrease the internal satisfaction and that the individual receives from doing the job. क्या होता है? अगर पर्सन को जो भी जरूरत है, जरूर इन द सेंस कि अगर जहाँ पे काम करता है वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है और इंडिविजुअली वो डिससेटिस्फाइड होता है, तो क्या होता है? जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन कम होती है, देन काम करने की मोटिवेशन कम होती है। अनदर वन इज द विक्टर ग्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। Victor Groom's expectancy theory. So Victor H. Groom developed the expectancy theory in 1964. 1964 में उसने ये theory बताई and producing a systematic explanatory theory of workplace and motivation. So theory asserts that the motivation to behave in particular way is determined by an individual. क्या है कि जो भी ये theory asserts that the motivation to behave in a particular way determined by an individual's expectation that behavior will lead to particular outcome. मेरा काम करने के प्रति मन होना, काम के प्रति लगा होना, काम करना या काम के लिए मोटिवेशन मिलना, ये क्या मिलता है? ये क्यों होता है? तो हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं पर्टिकुलर आउटकम से हमारे काम करने से, मल्टीप्लाइड बाय द प्रेफरेंसेस ऑफ बैलेंस दैट पर्सन हैज फॉर दैट आउटकम। ये किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? तो मल्टीप्लाइड होते हैं। तो उस पर्सन, उस काम की वजह से मुझे कितना आउटकम मिला है, मुझे बैलेंस कितना मिला है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो देर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के थ्री कंपोनेंट्स यहाँ पे बताए हैं, जिसमें अगर हम लोग देखेंगे तो पहला है डेवलप्ड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इन 1964, प्रोड्यूसिंग अ सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेटरी थ्योरी ऑफ वर्कप्लेस मोटिवेशन। इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो वेक्टर एच रूम ने जो थ्योरी बताई, जिसमें सबसे पहला जो दिया है वो एक्सपेक्टेंसी। तो एक्सपेक्टेंसी इट मीन्स हर एक पर्सन के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, ये एक्सपेक्टेशंस पर्सन को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। सो द बिलीव ऑफ द पर्सन दैट हीज हर एफर्ट्स विल रिजल्ट इन अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड परफॉर्मेंस और गोल्स। अगर किसी को अपने गोल तक पहुंचना है, तो उस गोल तक पहुंचने के लिए, अपने एक्सपेक्टेंसी को पाने के लिए वो क्या करेगा? तो हार्ड वर्क करेगा। अटेनमेंट क्या करेगा? द पर्सन बिलीव दैट इज हर एफर्ट्स, वो उतने एफर्ट्स लेगा। मुझे इस मंथ में ना मोबाइल लेना है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए आप एफर्ट्स लोगे, फिर आपका खर्चा कम करोगे या तो ज्यादा से ज्यादा काम करोगे ताकि आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी और आप बहुत अच्छा मोबाइल ले सकते हो। इट मीन्स आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो आपको मोटिवेट करते हैं कि बहुत अच्छा अच्छी तरह से काम करें। अनदर वन इज द इंस्ट्रूमेंटेलिटी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी इट मीन्स persons and rewards. So the belief of the person that he will receive a reward if the performance and the expectation is made. अगर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तो रिवॉर्ड क्या है? तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, और उस इंस्ट्रूमेंट से मोटिव होकर पर्सन क्या करता है? तो काम करता है। एज वेल एज द थर्ड थ्योरी इज बैलेंस, सॉरी बैलेंस एंड द वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू दी पर्सन। देखो, वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू दी पर्सन, आपको बोला जाएगा, जस्ट इमेजिन दैट, आपको अगर बोला जाएगा कि
आपको ना मार्केट में जाकर या जरा एक काम, मार्केट में जाकर आपको ना बहुत सारी सब्जी खरीद के लानी है। और जब आप सब्जी खरीद के लाओगे ना, तो मम्मी कहेगी मैं तुझे एक चॉकलेट दूंगी। क्या करेंगे? एक चॉकलेट देंगे। या तो चलो हाँ हाँ ये हाँ 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 हाँ, ये लालच मिलता था और तब आप काम करते थे। हाँ, सेम लाइक दैट, अगर पर्सन को एक काम है, जस्ट जस्ट लाइक एक काम है, जस्ट कोई कोई कंपटीशन है, जस्ट इमेजिन दैट देयर इज अ कंपटीशन इन योर कॉलेज और इन योर प्रीमाइसेस, देयर इज अ कंपटीशन। उस कंपटीशन के लिए रिवॉर्ड रखा जाएगा 101, और बोला जाएगा स्पीच स्पीच कंपटीशन रखी जाएगी और रिवॉर्ड रखा जाएगा 101। एक बात तो यह है कि रिवॉर्ड का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये अलग थिंग होगी। हाँ, एक अलग थिंग हो गई। अब बट रिवॉर्ड रखा है 101 रुपीज। हाँ, तो आप कितना मोटिवेट होकर वो स्पीच के लिए प्रिपरेशन करोगे? और एक एक जो कंपटीशन है ना, उसके लिए जो रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड रखा हुआ है 5000। रिवॉर्ड कितना रखा है? 5000। और उस कंपटीशन के लिए आप कितना एफर्ट्स दोगे? इज देयर डिफरेंस बिटवीन बोथ? हाँ, क्या डिफरेंस रहेगा? डिफरेंस क्या रहेगा? हाँ, उसके और उसके वो रिवॉर्ड पाने के लिए आप ज्यादा एफर्ट्स लोगे। और 101 रुपीज के लिए तो आप ज्यादा एफर्ट्स लोगे क्या? हाँ, इन कंपैरिजन टू 5000 के रिवॉर्ड के बदले, मीन्स कंपैरिजन टू यहाँ पे कितना कम एफर्ट्स लोगे। इट मीन्स सामने मिलने वाला जो बैलेंस है, जो रिवॉर्ड है, वो रिवॉर्ड आपको मोटिवेट करेगा कि आपको उसके लिए कितना काम करना है। पता है ना, कभी कभी क्या होता है कि बॉस क्या कहता है कि मैं आपको ना इतना पैसा दूंगी, पर जरा इतना काम करके दो ना, मीन्स इतनी ये जो है ना ओवर टाइम में इतना काम करके दो ना। कभी कभी क्या लगता है आपको, एक बहुत ज्यादा जरूरी, या तो कोई फैमिली फंक्शन रहता है, या तो किसी आपके आपके दोस्त का बर्थडे रहता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वो आपके लिए, फिर आप क्या सोचोगे, अरे ये अवार्ड मिलेगा बट मेरे दोस्त का बर्थडे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे वहां पे जाना चाहिए। बट वो बैलेंस आपको उस टाइम पे उसकी कीमत रहेगी, अहमियत रहेगी क्या? बैलेंस की मीन्स उस रिवॉर्ड की हाँ हाँ, किसको प्रायोरिटाइज करते हैं? तो एक्चुअली हाँ, ओके ओके, राइट, इट मीन्स क्या है, कभी कभी क्या होता है कि वो जो रिवॉर्ड है, उस रिवॉर्ड का जो वैल्यू है, इट मीन्स उस बर्थडे पे जब आप बर्थडे पे जाओगे, वहां पे जो आपको खुशी मिलेगी वो भी आपके लिए एक रिवॉर्ड ही है ना। वो भी एक तरह का इंट्रेंसिक रिवॉर्ड है। सो अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, द वैल्यू रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, कि देखो जिस पर जिस रिवॉर्ड की वैल्यू कम है, तो आप उसके लिए कम एफर्ट्स लोगे। जिस रिवॉर्ड की वैल्यू ज्यादा है, तो उसके लिए आप ज्यादा एफर्ट्स लोगे। इस तरह से क्या देखने के लिए मिलेगा आपको कि अ, ये एक चेंज हमें यहाँ पे इसकी वजह यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मीन्स प्रायोरिटी आप किसे दोगे, तो बैलेंस के ऊपर आप जितना देखो, जस्ट लाइक सेम फॉर एग्जांपल, आपको एक काम के लिए 5000 मिल रहे हैं। हाँ, तो एक काम के फायदे या आपकी जॉब की सैलरी जस्ट इमेजिन दैट 5000 है। तो आज की दुनिया में कितनी महंगाई चल रही है पता है? तो आप इतनी जान देकर वहां पे काम करोगे क्या? ज्यादा काम करोगे क्या? आप क्या बोलोगे, अरे नहीं, मेरे पास, या कोई आप नहीं, जस्ट इमेजिन कोई भी पर्सन क्या सोचेगा, अरे मैं जितना काम कर रहा हूँ ना, उतना ही सैलरी तो मुझे मिल नहीं रही है। सो वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, और सेटिस्फाइड नहीं होता है, रिवार्ड इन द सेंस आपकी जॉब जॉब की सैलरी भी,
रिवार्ड ही है, बैलेंस ही है। जितना काम करते हैं उतना अगर हमें क्या है कि मीन्स सैलरी में सेटिस्फैक्शन अगर नहीं मिलता है तो पर्सन उतना अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। बट इसके अगेंस्ट अगर जिसको ज़्यादा प्राइजेस इन द सेंस की ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अपने काम से, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से काम करने की कोशिश करेगा। इस तरह से क्या है कि एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एज वेल एज बैलेंस जो है, वैल्यू जो है उस रिवॉर्ड का, ये सारी चीजें क्या करती है तो पर्सन को काम करने के लिए मोटिवेट करती है। देन नेक्स्ट वन इज द गोल थ्योरी। गोल थ्योरी, सो एडविन लॉक प्रपोज्ड गोल थ्योरी इन 1968 and which proposes that motivation and performance will be high in individuals are set specific goals which are challenging but accepted and their feedback is given on performance। क्या है कि एडविन लॉक ने ये 1968 में ये थ्योरी बताई है, और इस थ्योरी में वो क्या बताता है that motivation and performance will be high if individuals are set specific goals। अगर पर्सन कोई अपना गोल सेट करता है ना, तब वो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरह से रहता है। जब तक कोई भी अपना गोल सेट नहीं करता तब तक वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है। वो क्या बोलेगा, चल रही है जिंदगी, कट रही है जिंदगी ऐसे। बट जब आप ठान लेते हो कि नहीं मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, तो जब आप ये गोल सेट करते हो तब उस दिशा में आप ट्राई करते हो और आप क्या करते हो तो वो गोल पाते हो, इट मीन्स अचीव करते हो। सो विच आर चैलेंजिंग गोल्स कैसे रहते हैं, विच आर चैलेंजिंग बट एक्सेप्टेड as well as and where feedback is given or performance। so the most important finding of this theory, ये जो गोल थ्योरी ना एडविन लॉक की, इसमें दो फाइंडिंग देखने के लिए मिलते हैं। जिसमें फर्स्ट वन इज द सेटिंग स्पेसिफिक गोल्स। गोल को सेट करना क्या है कि जनरेट्स हायर लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस देन गेटिंग जनरल गोल्स, as well as second is the goals that are hard to achieve are linearly and positively connected to performance। जो हार्ड गोल रहते हैं ना वो कैसे रहते हैं, पॉजिटिवली कनेक्टेड टू दी परफॉर्मेंस, एंड द हार्डर द गोल द मोर अ पर्सन विल वर्क टू रीच इट। बहुत ज्यादा अगर कोई भी पर्सन हार्ड वर्क करता है तो एट दैट टाइम वो पर्सन उस गोल तक पहुंचता है। इस तरह से गोल थ्योरी एडविन लॉक ने बताई है। देन अनदर वन इज द एडम्स इक्विटी थ्योरी। एडम्स इक्विटी थ्योरी, so he developed by John Stacy and Adams in 1963, and equality theory suggests that if the individual perceives that the rewards received are equitable, suggests that if the individual perceives that the rewards received are equitable, that is fair or just in comparison with those received by others in similar opposition in our outside the organization, so then the individual feels satisfied। देखो, मुझे वो अवार्ड पाना है जो पहले मेरे दोस्त को मिला है, वो अवार्ड मुझे भी पाना है। जब उसको मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए, और जब मुझे मिलता है उस टाइम पे मैं सेटिस्फाइड होती हूँ। इस तरह से क्या रहता है, देखो कभी कभी बच्चे रहते हैं कि अगर भाई को या बहन को कुछ चीज लाई और जब तक उसको नहीं मिलती है तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। सेम लाइक दैट यहाँ पे भी क्या रहता है, तो रहता है कि वो अवार्ड या वो चीज या तो प्रमोशन उसको मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए, और जब अगर मुझे मिलता है तब मैं सेटिस्फाइड होती हूँ। So Adam asserted that employees seek to maintain equity between the inputs that they bring to a job and the outcomes that they receive from it against the perceived inputs and outcomes of others। जब दूसरे को वो जो मिला है, जब दूसरे ने जो एफर्ट्स लिए हैं उतने ही एफर्ट्स मैंने लिए, और वो लेने के बाद अगर मुझे वो चीज़ मिलती है तो मैं सेटिस्फाइड होता हूँ। तो दूसरे से हर टाइम बराबरी करने की तरह ये चीज़ है। इस तरह से ये मोटिवेशन की थ्योरी फिनिश है। देन नेक्स्ट हमें देखना है कि गोल सेटिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्सनस लाइफ। जब तक आप कोई भी गोल नहीं सेट करते, देखो अभी तो आपका ये लाइफ है, इसी टाइम पे आपको ये डिसाइड करना है कि आगे आपके लाइफ में आपको क्या करना है, आपको किस दिशा में जाना है, आप दिशा में जा रहे हो सही है या नहीं, आप जिस दिशा में जा रहे हो आपने कितने एफर्ट्स लिए, आपने कितना डिस्टेंस काटी है, आपको कितने डिस्टेंस आगे जाना है, ये सारी चीज़ें जब तक आप डिसाइड नहीं करते तब तक आप किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे या किसी भी स्पेसिफिक गोल तक नहीं पहुंच सकते हैं। So goal setting is a powerful process for thinking about the ideal future। गोल सेटिंग क्या है, एक पावरफुल प्रोसेस about our ideal future and for motivating ourselves to turn our vision
of this future into reality. Just imagine, आपने कोई गोल नहीं रखा है, बस मुझे पढ़ना है, बस टीवा या डिग्री लेनी है बस, तो आप कुछ अचीव कर पाओगे क्या? आप कुछ अचीव कर पाओगे क्या लाइफ में? सो बट यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि कि अगर आप गोल सेट करते हो, जब आप गोल अरे नहीं मुझे यूपीएससी पास होना है, मुझे एमपीएससी पास होना है, या मुझे जॉब पे जाना है, यहाँ पे मुझे जॉब करना है, उस दिशा में उस टाइप का स्टडी अगर आप स्टार्ट करते हो, तो जब आप वो स्टडी स्टार्ट करोगे ना, तभी आप क्या करोगे, तो आपके गोल तक पहुंच जाओगे और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाओगे. सो द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स हेल्प अस चूज वेयर वी वांट टू गो इन लाइफ. हमें हमारे लाइफ में कहाँ तक जाना है, ये हम अपने गोल से समझ में आता है. And by knowing precisely what we want to achieve, and we know where we have to concentrate our efforts. मुझे अपने लाइफ में क्या करना है और उस दिशा में अगर मुझे जाना है तो मुझे कौन से एफर्ट्स लेने हैं, ये यहाँ पे गोल सेटिंग में डिसाइड होता है. So why set means goal setting is needful? Why set goals? So goal setting is by top level athletes and successful business people. देखो बहुत सारे बिजनेसमैन रहते हैं ना, उनके गोल्स रहते हैं. अद्वैत एथलेट्स जो रनर रहते हैं, उनके भी क्या रहते हैं, तो गोल रहते हैं. या जो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट होते हैं, उनके भी अपने अपने गोल रहते हैं. एंड अचीवर्स इन ऑल फील्ड्स, हर एक फील्ड में क्या करते हैं, तो गोल जो भी अपना गोल है वो पाने के लिए गोल सेटिंग की जाती है. So it focuses our acquisition of knowledge and helps us to organize our time and our resources so that we can make the very most of our life. जब तक हम गोल सेट नहीं करेंगे, तब तक हम हमारे लाइफ में कुछ भी पा नहीं सकते हैं. So goal setting is an important method of first one deciding what we want to achieve in our life. गोल क्यों सेट करना चाहिए, तो हमें ये डिसाइड कर सकते हैं इसकी वजह से कि हमें हमारे लाइफ में क्या करना है. अनदर वन, सेपरेटिंग व्हाट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम व्हाट्स रिलेवेंट और डिस्ट्रैक्शन. गोल सेटिंग की वजह से हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, क्या हमारे गोल से रिलेवेंट है और क्या रिलेवेंट नहीं है, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. अनदर वन, गोल सेटिंग की वजह से क्या देखने के लिए मिलता है, इस मोटिवेटिंग आवर सेल्फ. गोल सेटिंग हमें क्या करता है, तो मोटिवेट करता है. एंड अनदर वन इज द बिल्डिंग आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस. जब तक हम गोल सेट नहीं करते हैं, तब तक हम हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता नहीं है. एंड बेस्ड ऑन सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ गोल्स. और जब गोल सेटिंग करते हैं, तभी हम हमारी सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं. तो ये जो गोल सेटिंग है, इस गोल सेटिंग की कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है गोल सेटिंग. मैंने पहले ही क्या कहा था कि गोल सेटिंग इज अ पावरफुल प्रोसेस टू अचीव एनी गोल. हाँ, सो इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि इस गोल सेटिंग में सबसे पहले जो स्टेप है वो गोल अवेयरनेस. सो फॉर्मर गोल विच हैव नॉट बीन अचीव्ड शुड बी लिस्टेड. हमें क्या पाना है, क्या नहीं पाना है, और हमारे जो विश है उससे रिलेटेड जो गोल है, वो गोल की पहले हमें क्या करनी है, तो लिस्ट बनानी है. एंड दिस लीड्स टू बेटर गोल गेटिंग स्किल्स एंड एस्टेब्लिशेस एन हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग रियलिस्टिक गोल्स फॉर द इंडिविजुअल. गोल अवेयरनेस क्या है, फॉर्मर गोल्स विच हैव नॉट बीन अचीव्ड. इसमें गोल अवेयरनेस में एक ऐसी लिस्ट बना, जैसे कि आप 12th पास होते हो, तो 12th पास होने के या 10th पास होने के बाद आप क्या करते हो, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आप डिसाइड करते हो. पहले आप लिस्ट बनाते हो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ. इस मीन्स इसकी जो लिस्ट है, वो लिस्ट है आपके दिमाग में चलता रहता है कि मैं ये ऑप्शंस मेरे लिए अवेलेबल है, तो उन ऑप्शंस की लिस्ट बनानी ये गोल अवेयरनेस में आता है. अनदर वन इज द गोल इन्वेंटरी. So the individual should establish a list of possible goals and should include all types of goal setting, those with a low probability of attainment. The goal individual should establish a list of possible goals. Possible goals की list बनाना. It should be include all types of goals, including those with a low probability of attainment. And this step defines the range of possible goals. अभी हम लोगों ने पहले इसमें क्या गोल अवेयरनेस में लिस्ट बनाई, गोल इन्वेंटरी में हमारे लिए कौन से पॉसिबल गोल्स हैं, इनकी लिस्ट बनाना. इट स्टेप्स डिफाइन द रेंज ऑफ पॉसिबल्स, कि मेरे लिए ये जो लिस्ट बनाई इसमें से कौन कौन से गोल पॉसिबल है, इसमें से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो ये देखना. अनदर वन इज द गोल एनालिसिस. द गोल इन्वेंटरी शुड बी एवेल्युएटेड विद ईच गोल बीइंग असेस्ड फॉर इट्स एप्रोप्रिएटनेस एंड पॉसिबिलिटी. जो गोल की लिस्ट बनाई है,
उस गोल को इवेल्युएट करना कि मेरे लिए वो कौन सा अप्रोप्रिएट है और मेरे लिए कौन सा गोल पॉसिबल है. सो हायरार्की ऑफ पॉसिबल गोल्स शुड बी एस्टेब्लिश फॉर ईच क्लासिफिकेशन. गोल एनालिसिस में क्या करना है कि मेरे लिए कौन सा गोल पाना पॉसिबल है और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ये यहाँ पे देखना है. Then next one is the goal selection. So the hierarchy of possible goals should be evaluated, and the goal selected, the criteria for selection are that they be as difficult as possible but reachable, while erring on the side of being too difficult rather than too easy. गोल सिलेक्शन के टाइम पे क्या करना चाहिए, गोल किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए, एज डिफिकल्ट एट पॉसिबल बट रीचेबल. वाइल मीन्स थोड़ा थोड़ा हार्ड डिफिकल्ट भी होना चाहिए बट हमारे वो कैसे होना चाहिए, तो रीचेबल होना चाहिए. अनदर वन इज एस्टेब्लिश इन प्रायोरिटीज व्हेन मोर देन वन गोल एग्जिस्ट. अगर हम लोग गोल एग्जिस्ट करते हैं उस टाइम हमारी प्रायोरिटी क्या है वो देखना है. एज वेल एज एम्ड एट इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, नॉट मेयरली मेंटेनिंग इट और कॉज इट टू रिग्रेट. Another one related to performance, not value entities such as pride or aggressiveness. जब गोल का परफॉर्मेंस देना है तब हमें एग्रेसिव नहीं होना चाहिए और वेल्यू एंटाइटीज नहीं होना चाहिए. अनदर गोल सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, तो गोल सिलेक्शन में मेजरेबल गोल को मेजर करना आना चाहिए. मीन्स मेजरेबल गोल होना चाहिए. इस तरह के ही गोल जो लिस्ट दी गई है, फिर उसमें सेकंड स्टेज में पॉसिबल इन्वेंटरी पॉसिबल कर कौन से है वो, देन गोल एनालिसिस में अप्रोप्रिएट एंड पॉसिबल गोल कौन से है वो ढूंढना है. गोल सिलेक्शन में एक स्पेसिफिक गोल आपको चूज करना है. वो गोल कैसा होना चाहिए, तो मेजरेबल होना चाहिए, उसका आपका परफॉर्मेंस उसके लिए अच्छा होना चाहिए, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस होना चाहिए, प्रायोरिटी जो है वो एस्टेब्लिश होनी जरूरी है. The next one is the goal formulation. So when goals are selected, they should be formulated and analyzed according to the following characters. So it contain only individual self control items. Goal formulation में क्या आता है, it contains only individual and self control items. Another be express positively. Express positively means goal formulation में जब हम गोल पाना स्टार्ट करते हैं या हम गोल की दिशा में ट्रैवल करते हैं, उस टाइम में सर्टन ओनली इंडिविजुअल सेल्फ कंट्रोल आइटम्स की हमें हमारे ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है. अनदर बी एक्सप्रेस मीन अब जब हम उस गोल के बारे में सोचते हैं उस टाइम पे या हम लोग उस दिशा में प्रयास करते हैं तो हमें पॉजिटिव होना चाहिए. निगेटिव वर्डिंग हमें अवॉइड करना जरूरी है. अगर हम पहले से अरे ये मेरे से नहीं हो सकता है, मैं कैसे करूंगा, अगर ऐसे सोचते बैठेंगे तो कोई भी गोल अचीव नहीं होगा. सो अनदर वन इज द बी अप्रोप्रिएट फॉर द इंडिविजुअल. कैसे होना चाहिए, वो जो गोल है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए. इट मीन नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट अदर्स वांट. दूसरों को क्या चाहिए ये नहीं देखना चाहिए, हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए ये सोचना जरूरी है. अनदर वन इज हैव ऑप्टिमल प्रोबेबिलिटी. इट मीन्स क्या है, द इंडिविजुअल शुड बी एबल टू जस्टिफाई व्हाई ईच गोल कैन बी अचीव. ऑप्टिमल प्रोबेबिलिटी कि ये गोल हमें क्यों पाना है और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है. अनदर वन हैव मैक्सिमम बिलीवेबिलिटी. हमारे गोल के ऊपर हमारा विश्वास होना जरूरी है. सो नो डाउट्स ऑल फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल. नहीं तो हम लोग आधे तक जाएंगे और छोड़ देंगे, अरे ये मेरे से नहीं होगा, तो ये नहीं चलता है. सो हैव मैक्सिमम बिलीवेबिलिटी, हमारे गोल के ऊपर हम लोग पाएंगे ही ऐसा विश्वास होना जरूरी है. अनदर वन इज बी मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल. गोल कैसा होना चाहिए, तो मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल होना जरूरी है. इस तरह से गोल फॉर्मुलेशन करते टाइम पे ये सोच हमारे माइंड में रहनी जरूरी है. सो ये क्या है, स्टेप्स ऑफ गोल सेटिंग. देन नेक्स्ट हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ गोल्स की गोल्स के टाइप्स कौन कौन से हैं. नेक्स्ट सो फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे वो है फिजिकल गोल्स. फिजिकल गोल्स इट मीन्स these are the goals that are related to your physical well-being and health. If you need to lose weight or improve your physical conditions and health in some way, you will need to set these goals. देखो फिजिकल गोल्स, मुझे ना इस मंथ में मेरा 5 किलो वेट जो है गेन ज्यादा बढ़ा है, उसमें से 5 किलो वेट जो है ना वो लूज करना है. तो ये क्या है, मेरे फिजिकल कंडीशन से रिलेटेड गोल है, इसलिए इसे फिजिकल गोल कहा जाता है. अनदर वन इज द करियर गोल. करियर गोल जब हम देखते हैं तो वेयर डू यू वांट टू बी इन योर करियर
आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, अब मैं यहाँ से 5 साल बाद कहाँ पे रहूंगा, या मुझे क्या करना है, मुझे क्या अचीव करना है अपने करियर में, ये क्या है, तो करियर गोल, करियर से रिलेटेड जो गोल रहते हैं इन्हें करियर गोल कहा जाता है। अनदर वन इज द फिनेंशियल गोल। तो फिनेंशियल गोल्स के बारे में जब हम सोचते हैं तो व्हेन यू आर प्लानिंग योर रिटायरमेंट, व्हाट काइंड ऑफ यूज यू वांट टू लिव एंड इट व्हाट काइंड ऑफ कार यू वांट टू ड्राइव। फिनेंशियल मीन्स फिनेंशियल, और जैसे हम लोग इकोनॉमिकल गोल कह सकते हैं कि फिनांस से रिलेटेड गोल, कि मुझे 10 साल में मेरी इतनी प्रॉपर्टी बनानी है और 10 साल में मुझे घर लेना है, या तो नेक्स्ट 5 years में मुझे खुद के फ्लैट में जाना है या नया फ्लैट खरीदना है। तो ये सब क्या है, फिनेंशियल गोल्स। अनदर वन इज द रिलेशनशिप एंड फैमिली गोल्स। तो रिलेशनशिप एंड योर फैमिली आर वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट। मेरे फैमिली में मीन्स मेरे फैमिली के मुझे क्या करना है, so that you make have you improve your old friendship। हाँ, कि मुझे मेरे अच्छे खासे दोस्त बनाने हैं, हाँ, मुझे शादी करनी है, या तो मेरे जो फैमिली है, ये फैमिली के लिए मुझे कुछ करना है। तो ये सारे क्या है, रिलेशनशिप से रिलेटेड गोल्स हैं। अनदर वन इज द सेल्फ डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल गोल्स, खुद की डेवलपमेंट से रिलेटेड गोल्स। सो पर्सन इज लाइक अ फ्रूट, कैसे रहता है, फ्रूट की तरह रहता है, अगर वो पक जाएगा तो गिरेगा, इसलिए एवरग्रीन रहना है। पर्सन को कैसे रहना है, एवरग्रीन रहना है। सो एज लॉन्ग एज यू आर ग्रीन यू आर ग्रोइंग। आप अगर खुद को एवरग्रीन समझोगे तो आप ग्रो ही होते रहोगे। सो इफ यू स्टॉप ग्रोइंग यू रिपन एंड फॉल टू ग्राउंड, आप पक जाओगे और गिर जाओगे। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ इज द लाइफ लॉन्ग एबिलिटी टू लर्न। इसलिए क्या है, हर एक पर्सन क्या है, तो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखता रहता है। So keep learning, keep growing internally and set goals for improving your attitude and self-image and faith, etc. तो ये क्या है, खुद से रिलेटेड गोल है कि मुझे यह करना है, मुझे सॉन्ग सीखना है या मुझे डांस सीखना है, यह क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड गोल्स हैं। अनदर वन इज द प्लेजर गोल्स। सो प्लेजर गोल इट मीन्स ऐसे गोल्स की जिसकी वजह से हमारे माइंड को प्लेजर मिलता है। तो सेट गोल्स फॉर योर एंजॉयमेंट एंड हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड टाइम फॉर योर सेल्फ, कि मुझे इस साल ना यूरोप टूर के लिए जाना है, या तो मुझे इस साल ना पिकनिक के लिए जाना है, या मुझे यहाँ ये डेस्टिनेशन पे जाना है। तो ये सारी के ये इन सारी चीज़ों से क्या होता है, तो प्लेजर मिलता है पर्सन को, इसलिए इन्हें प्लेजर गोल्स कहा जाता है। अनदर वन इज द सोशल गोल्स। सो मोर ऑफन योर सक्सेस विल बी मेजर्ड बाय व्हाट यू डू फॉर द सोसाइटी। हम जब सक्सेस होते हैं तो हमारे यहाँ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है, ये इसमें देखा जाता है। सो रादर देन योर पर्सनल अचीवमेंट्स, मेरे पर्सनल अचीवमेंट्स के लिए के जगह मैंने सोसाइटी के लिए क्या किया है, एज ए ह्यूमन बीइंग इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू सोसाइटी मोर देन व्हाट वी रिसीव फ्रॉम इट। सोसाइटी से हमें क्या मिला है, इससे ज्यादा सोसाइटी के लिए मुझे क्या देना है, मुझे क्या करना है, ये क्या है, तो एक इम्पोर्टेंट थिंग है, और इसे ही सोशल गोल कहा जाता है। देखो बहुत सारे लोग सोसाइटी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, फिर वो कोई पैसे के रूप में निधि हो, या तो मीन्स फाइनेंशियली हेल्प हो, या एनी जैसे कि स्कूल्स के लिए या एनी अदर थिंग के लिए। तो ये क्या है, सोशल गोल्स है। सो इस तरह से जो गोल है, ये गोल हर एक पर्सन की लाइफ में रहते हैं। देन नेक्स्ट हमें देखना है कि ये जो गोल है, इन गोल को स्मार्ट गोल्स कहा जाता है। स्मार्ट गोल्स, so useful way of making goals more powerful is to use the smart and mnemonic, while there are plenty of variants। अगर बहुत ज्यादा गोल्स है ना, तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ये गोल कैसे होता है पावरफुल, मेकिंग गोल्स मोर पावरफुल इज टू यूज द स्मार्ट इकोनॉमिक, while there are plenty of variants, की उस गोल की वजह से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसलिए अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो स्मार्ट गोल है, तो स्मार्ट गोल, ये जो वर्ड है ये स्मार्ट वर्ड से दिया हुआ है। हमारा हम जो भी गोल डिसाइड करते हैं वो गोल कैसे होना चाहिए, तो एस फॉर स्मार्ट, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल और अचीवेबल जिसे कहा जाता है, आर फॉर रिलेवेंट एंड टी फॉर टाइम, जिसे स्मार्ट कहा जाता है, इसे स्मार्ट गोल कहा जाता है। तो इस स्मार्ट गोल में से एस फॉर स्पेसिफिक, तो गोल कैसे होना चाहिए, स्पेसिफिक होना जरूरी है। सो
So the first term stresses the need for specific goal over and against a more general one. So what is it that you want from a particular goal, what you want to achieve, and everything must be clearly specified. For example, you want to buy a car, and it can be goal if you say any car will do. क्या है कि अगर आपको गोल पाना है तो आपको क्या करना है, तो एक कार पानी है, एक कार लेनी है, तो ये कार लेनी है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, आपकी आप ऐसे जाओगे क्या शॉप में जाकर, शोरूम में जाकर, मुझे कार लेनी, मुझे कार दो, ऐसे कहेंगे क्या आप? जस्ट इमेजिन दैट आपको मोबाइल लेना है और आप जाओगे शॉप में और शोरूम में और बोलोगे मुझे मुझे ना मोबाइल दे दीजिए, एक अच्छा सा मोबाइल दे दीजिए, चलेगा क्या ऐसे करके? एम आई ऑडिबल? हाँ, ऐसे चलेगा क्या? आप पैसे दे रहे हो ना, आप उस मोबाइल के लिए पैसे पे करोगे, तो ऐसे शॉपकीपर को जाकर बोलोगे अरे मुझे एक मोबाइल दो, और वही आप उठाकर लेकर घर पे आओगे क्या? आप क्या करोगे कि आप उस फोन में कौन सी फैसिलिटी है, वो कौन से कंपनी का होगा, उसकी प्राइस कितनी होगी, वो कितने में कितने डिस्काउंट में देगा, उसकी रोम कितनी है, उसकी रैम कितनी है, ये सारी चीजें आप क्या करोगे, इसके बारे में जानकारी लोगे। देन इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, उसमें से कौन सी कंपनी का आपको मोबाइल लेना ये सोचोगे, और बाद में आप क्या करोगे, तो वो लेने के लिए जाओगे। इसी तरह से कोई भी जो गोल है, वो गोल के लिए डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है व्हाट। तो व्हाट डू आई वांट टू अकम्प्लिश, मैंने जो गोल सेट किया है, वो गोल में से मुझे क्या पाना है। अनदर व्हाई, स्पेसिफिक रीजंस, पर्पस और बेनिफिट्स ऑफ अकम्प्लिशिंग द गोल, मुझे जो गोल पाना है वो मुझे क्यों पाना है। अनदर वन इज हु इज इन्वॉल्व, अगर मैं एक मुझे ये गोल पाना है, तो इस गोल में कौन कौन इन्वॉल्व है। जैसे कि अगर पापा एक घर ले रहे हैं, तो इस घर लेने में अकेले पापा ही इन्वॉल्व है या आपके अंकल भी इन्वॉल्व है। अगर अंकल इन्वॉल्व है तो कैन दे कंट्रीब्यूट फॉर दी होम, इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूशन वो देंगे क्या घर के लिए। इट मीन्स हु इज इन्वॉल्व इन दैट गोल। या तो बच्चे अगर बड़े हो गए तो बच्चे कितना इन्वॉल्वमेंट देंगे या इन्वॉल्व होंगे। नहीं तो पापा आपको जो करना है करो, हमें खाली घर चाहिए, ऐसा नहीं। तो मैं मुझे जो करना है उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। एज वेल एज आइडेंटिफाई अ लोकेशन, कि मुझे कहाँ पे ये करना है। एज वेल एज आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स एंड कंस्ट्रेंट, ये क्या है कि रिक्वायरमेंट्स एंड कंस्ट्रेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। द नेक्स्ट वन इज द मेजरेबल, गोल कैसे होना चाहिए। सेकेंड वन एम फॉर मेजरेबल। So the second term stresses the need for concrete criteria of measuring progress towards the attainment of the goal. जब हम गोल पाने की जो प्रोसेस करते हैं या गोल फॉर्मेशन करते हैं, उस टाइम पे क्या करना है कि आगे जाकर हमें ये देखना है कि ये गोल हमें कहाँ तक लेकर जाने वाला है। या अगर अगर कुछ दिन हो गए तो इन दिनों मैंने कहाँ तक गोल अचीव किया है और मुझे कहाँ तक जाना है। जैसे कि आप एथलेट्स रनर्स थे, क्यों रनर्स वो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्या जोर से भागना। वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अपना स्पीड स्पीड जो है वो फास्टली रखते हैं, बीच में अपना स्पीड थोड़ा कम करते हैं, जैसे ही डेस्टिनेशन दिखता है वैसे अपना स्पीड वो रिटर्न बढ़ाते हैं। बट जैसे ही बीच में वो देखते हैं, वो घड़ी देखते रहते हैं कि इतने डिस्टेंस में मैंने इतना डिस्टेंस, इतने टाइम पीरियड में मैंने इतना डिस्टेंस कंप्लीट किया है, और आगे जाकर मुझे इतने समय में ये टाइम कंप्लीट ये जो डिस्टेंस है कंप्लीट करना है। एज वेल एज अगर हम लोग देखते हैं कि गोल कैसे होना चाहिए, तो मेजरेबल होना चाहिए। जैसे कि आप क्या करोगे, आपके एग्जाम के लिए कितने दिन बचे, जस्ट लाइक 15 days, एंड यू हैव टू स्टडी 5 or 6 subject। that time how many days you will give to one subject, give for one subject। एक सब्जेक्ट के लिए आप कितने दिन दोगे। तो आप क्या करोगे कि मैंने अगर बोला कि 15 डेज है तो 5 सब्जेक्ट है, तो मैंने 3 डेज दिए, 3 डेज दिए। अगर ये 3 डेज दिए तो ये 3 डेज देने के आप अगर 6 दिन आपने पढ़ाई की, फिर आप क्या सोचोगे कि मैं ये 6 दिन हो गए, मेरा इतना स्टडी हो गया और इतने सब्जेक्ट मेरे बाकी है। ये क्या होना चाहिए, मेजरेबल, कि मैंने अब अभी तक कितनी अचीवमेंट की है
और आगे जाकर मुझे कितना अचीव करना है। ये कैसे होना, गोल कैसे होना चाहिए, मेजरेबल। सो मेजरेबल गोल विल यूजुअली आंसर क्वेश्चन सच एज हाउ मच, हाउ मेनी एंड हाउ विल आई नो व्हेन इट इज अकम्प्लिश्ड। और मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा गोल कब कंप्लीट होने वाला है, तो इसके लिए ये मेजरेबल होना जरूरी है। नेक्स्ट वन इज द अटेनेबल। गोल कैसे होना चाहिए, अटेनेबल। अगर देखो मेरे पास 1 करोड़ रुपीज नहीं है कि 1 या 2 करोड़ रुपीज नहीं है कि जिसकी वजह से मैं मुंबई में घर खरीद सकूं, इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर मी, मेरे लिए वो अफोर्डेबल नहीं है। जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल हियर, हाँ, कि मेरे लिए वो अफोर्डेबल नहीं है। और मैं वो गोल, और मैं सोचूंगी कि मुझे मुंबई में घर चाहिए, तो ये अचीवेबल है क्या, ये गोल अचीवेबल है क्या? मेरे लिए, मेरे पास अभी अभी 10 लाख रुपीज है और मैं सोचूंगी कि मुझे वहां पे घर लेना है, तो मेरे लिए अचीवेबल है क्या? मैं ले सकती हूँ क्या? नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे इकोनॉमिकल कंडीशन से बाहर है, ये मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन से बाहर है। सो ये अचीवेबल नहीं है मेरे लिए, ये अटेनेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने पूरा साल एक स्टडी ही नहीं किया, पूरी साल भर मैंने स्टडी नहीं किया, और मुझे मेरी एग्जाम जो है वो 10 डेज पे आ गई है, 10 डेज पे नहीं 5 डेज पे आ गई है, और मुझे 5 के 5 सब्जेक्ट को रीड करना है, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल, क्योंकि अगर सिलेबस फर्स्ट है और एक एक दिन में मैं पूरा सब्जेक्ट सिलेबस नहीं पढ़ सकती हूँ, तो इसके लिए ये गोल मेरे लिए अचीवेबल नहीं है। सो गोल कैसे होना चाहिए, अचीवेबल होना जरूरी है। ये मीन्स ये गोल के बारे में ये सोचना जरूरी है। अनदर वन गोल इज रिलेवेंट। गोल कैसे होना चाहिए, रिलेवेंट। सो द फोर टर्म स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ चूजिंग द गोल दैट मैटर। बैंक मैनेजर गोल टू मेक 50 पीनट बटर एंड जेली सैंडविचेस बाय 2 PM। एक बैंक मैनेजर ने एक गोल सेट किया है कि वो क्या बनाएंगे, तो 50 पीनट बटर एंड जेली सैंडविचेस बाय 2 PM, 2 बजे तक उसको ये करना है। उसका काम क्या है, वो बैंक मैनेजर है, वो बैंक मैनेजर है, और वो ये कुकिंग का काम कर रहा है, तो ये पॉसिबल है क्या उसके लिए, रिलेवेंट है क्या ये काम, उससे रिलेट उसकी जॉब से रिलेवेंट है क्या? नहीं है ना, ये रिलेवेंट नहीं है। सो ये क्या है, गोल कैसे वो अगर वो रिलेवेंट नहीं है तो पा ही नहीं सकता, वो अचीव नहीं कर सकता गोल। सो इसके लिए गोल कैसे होना चाहिए, रिलेवेंट होना जरूरी है, गोल मेजरेबल होना चाहिए, गोल अटेनेबल होना जरूरी है। सो रिलेवेंट गोल कैन आंसर यस टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वन, डज दिस सीम वर्थवाइल। अनदर वन, इज दिस द राइट टाइम, ये करने का अभी टाइम है क्या? एंड डज दिस, देखो, डज दिस सीम वर्थवाइल। अगर आपके एग्जाम 10 दिन पे आई है और अगर आप मोबाइल पे रील्स देख रहे हो, वो आपके लिए फायदेमंद है क्या? फर्स्ट तो नो। अनदर वन, इज दिस द राइट टाइम, अभी एग्जाम का स्टडी करने का टाइम है और आप मोबाइल देखते बैठोगे, तो ये राइट टाइम है क्या? नहीं। देन डज दिस मैच अवर अदर एफर्ट्स और नीड्स, अभी जो हमारी स्टडी करनी है, जिससे कि अगर आप मुझे पिक्चर जाना है तो वो पिक्चर जाना है, वो एफर्ट्स स्टडी से मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। ये मेरा एम क्या है कि दिन का में टाइम बचाना है, स्टडी करना है, और उससे रिलेटेड ही एफर्ट्स हमें लेने हैं, उससे रिलेटेड उससे अनरिलेटेड एफर्ट्स हमें नहीं लेने हैं। देन आर यू द राइट पर्सन, ये जो गोल अटेंड करना है, इसके लिए मैं राइट पर्सन हूँ क्या? तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके, अगर इसका आंसर ये है तो गोल कैसा हो है कि रिलेवेंट है। अनदर वन इज द टाइम बाउंड। टाइम बाउंड गोल कैसे होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। सो द फाइनल इंग्रेडिएंट ऑफ आर, देखो, मुझे डिग्री पास होनी है, करनी है, या डिग्री लेनी है, तो ये डिग्री लेनी, वो कभी भी ले लूं चलेगा क्या? 10 साल में मैं डिग्री पास नहीं होऊंगा, चलेगा क्या? ये गोल हो सकता है कि अगर गोल ही नहीं सेट किया तो गोल टाइम बाउंड नहीं होगा, इसलिए गोल कैसा होना, टाइम बाउंड, नेक्स्ट 3 इयर्स में मुझे मेरी डिग्री कंप्लीट करनी है। हाँ, एंड मैं ऑल क्लियर होना चाहता हूँ।
सो ये थी, ये सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट। गोल कैसा होना चाहिए, तो टाइम बाउंड होना चाहिए। इट मस्ट बी टाइम बाउंड एंड इट मस्ट नॉट बी टू शॉर्ट। गोल एकदम शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, एज इट विल मेक द गोल अनअटेनेबल। एंड मीन्स टाइम कम है और गोल बहुत बड़ा है, ये भी है। एज वेल एज नॉट टू मच, मीन्स ज्यादा बड़ा भी नहीं, ज्यादा टाइम वाला भी नहीं होना चाहिए, मीन्स लॉन्ग पीरियड का भी नहीं होना चाहिए। सो टाइम इज वन ऑफ प्राइसेस दैट यू आर प्रेइंग फॉर द गोल। अगर गोल पाना है तो टाइम क्या है, एक इंपॉर्टेंट थिंग है, एंड यू मस्ट गिव इट टाइम दैट द गोल इज वर्थ। एंड सेटिंग अ डेडलाइन will also ensure you against procrastinations and perfectionism. So, based on the time, goals could be either long term or medium term or short term, and there will also monthly goals, weekly goals and daily goals. इस तरह से क्या है, अलग अलग टाइप के गोल्स रहते हैं कि कुछ 10 साल में मुझे या उस एरिया में बंगलो खरीदना है, ये एक मेरा गोल है। एज वेल एज नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर मुझे मुझे मेरी पीएचडी कंप्लीट करनी है, ये मेरा गोल है। एज वेल एज शॉर्ट टर्म पीरियड, इट मीन्स कि ये नेक्स्ट 10 डेज में मुझे मेरी स्टडी कंप्लीट करनी है, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। इस तरह से गोल्स का क्या है, गोल्स कैसे होना चाहिए, टाइम मीन्स टाइम लिमिटेड होने चाहिए, टाइम बाउंड होना जरूरी है। नेक्स्ट जो है स्टीफन कोवे की 7 ह्यूमन एंडाउरमेंट है क्या आपकी बुक में? एम आई ऑडिबल? हाँ, दो ना। चलो, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट। सो इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर द टाइम मैनेजमेंट की, ये सारे गोल हुए, सॉफ्ट स्किल्स हुए, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हो, या आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस दे रहे हो, इन सारी चीजों में या हमारी सारी लाइफ में जब हम काम करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं, या ईच एंड एवरी टाइम द टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So it is rightly said, time and tide wait for none. Time and tide for wait for none. Time किसी के लिए भी नहीं रुकता है. So an individual should understand the value of time for him, her to succeed in all aspects of life. सारे लाइफ के एक्सपेक्ट में टाइम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। एंड पीपल हु वेस्ट टाइम आर द वंस हु फेल टू क्रिएट an identity of their own. यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, सो व्हाट इज एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट रिफर्स टू डूइंग द राइट थिंग एट राइट टाइम। राइट थिंग राइट टाइम पे करना, इसे टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट अलाउज इंडिविजुअल्स टू असाइन स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स टू एक्टिविटीज एज पर देयर इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, हमारी जो एक्टिविटीज है वो उनके इम्पोर्टेंस के हिसाब से उनको प्रायोरिटी देकर अर्जेंटली वो फुलफिल ये कंप्लीट करनी है रहती है। So time management refers to making the best use of time as time is always limited. टाइम हमारे पास कम रहता है, तो जितना भी टाइम है उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट करके वो क्या करना है, उसको यूटिलाइज करना है। एंड टाइम इज परसीव टू बी लिमिटेड एज मेनी टास्क आर टाइम बाउंड। बहुत ज्यादा काम कैसे रहते हैं, टाइम बाउंड रहते हैं। सो सच एज सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट्स रहते हैं, प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स। Then secondly, time is limited as well as want to achieve many things due to our responsibilities, ambitions, expectations, and from ourselves and from our life. So जहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि खुद को ये हर एक पर्सन को खुद को ये पूछना चाहिए कि अब जो अपना जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं या हम लोग आज जी रहे हैं, उसमें हमें क्या देखना है कि विच एक्टिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट एंड हाउ मच टाइम शुड बी allocated to the same. So know which work should be done earlier and which can be done a little later. मुझे टाइम मैनेजमेंट करके कौन सा काम मुझे पहला करना है, कौन सा काम मुझे बाद में करना है, ये सोचना चाहिए। ऐसा देखो, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, पेपर कल मैथ का है और आज अगर दूसरा स्टडी करके चलेगा क्या, पेपर है मैथ का और स्टडी करोगे अकाउंट्स का, इट्स नॉट गुड।
हाँ 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 हाँ, सो यही इशू है, इसलिए इफेक्टिव टाइम एंड इफेक्टिव प्रायोरिटी देकर उस चीज को पहले अर्लियर करना है। इट मीन्स मैथ को पहले करना है, अकाउंट को सेकेंड डे करना है, जिस दिन पेपर होगा उस दिन से पहले करना है। सो टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ पिवटल रोल नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो इन एन इंडिविजुअल्स पर्सन लाइफ। पर्सन देखो, टाइम मैनेजमेंट के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हम लोग मोबाइल के ऊपर वेस्ट करते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ अरेंजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, शेड्यूलिंग एंड बजटिंग वंस टाइम फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग मोर इफेक्टिव वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। अगर किसी भी पर्सन के पास से ज्यादा इफेक्टिव टाइम ये करना है, यूज और यूटिलाइज करना है, और लाइफ में कुछ बनना है या करना है, तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अनदर वन इज द, यहाँ पे क्या करना है कि फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट वन नीड्स टू मेक सम इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज इन हर और हिज लाइफ। अपने लाइफ में कुछ इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज को यूज करना है, जिसमें सबसे पहला दिया हुआ यहाँ पे स्पेंड टाइम प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। हमारा जो टाइम है वो कैसे करना है, तो मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइज, प्लानिंग के साथ करना है और ऑर्गेनाइजिंग के साथ करना है। सो यूजिंग टाइम टू थिंक एंड प्लान इज टाइम वेल स्पेंट। अगर जो टाइम है उसको यूटिलाइज करने के लिए अगर थिंकिंग और प्लानिंग के साथ करते हैं ना, तो अच्छा होता है। देन it is, in fact you will fail to make time for planning। अगर आप लोगों ने क्या नहीं किया कि ये जो फैक्ट है कि प्लानिंग अगर प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा और आप जो 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 गोल आपने सेट किया है वहां उसके वो अचीव नहीं कर सकते हो। सो ऑर्गेनाइज इन अ वे दैट मेक्स सेंस टू यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजर्स, खुद को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। अनदर वन इज द सेट गोल्स। हमें क्या है, यहाँ की चीजें वहां फेंकना, आए यहाँ पे फेंकना, वहां पे फेंकना, इस तरह से आदत रहती है। सो ये जरूरी है कि खुद को ऑर्गेनाइज करना। अनदर वन इज सेट गोल्स। अगर हमें अपने लाइफ में कुछ बनना है तो टाइम मैनेजमेंट करनी है, और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमें खुद के लाइफ से रिलेटेड जो गोल्स है वो गोल सेट करने जरूरी है। तो goals fill your life and the way you spend your time direction। first you have got to decide what you want। तुम्हें खुद को मुझे क्या चाहिए। so set goals which are specific, measurable, realistic and achievable। means स्मार्ट गोल को सेट करना है। your optimum goals are those which cause you to stretch and break as you strive for achievement। वो गोल क्या करते हैं, तो खुद को स्ट्रेच करते हैं, हाँ, ताकि वो अपना जो गोल है गोल तक पहुंच सके और गोल को अचीव कर सके। सो गोल्स कैन गिव क्रिएटिव पीपल अ मच नीडेड सेंस ऑफ डायरेक्शन। क्रिएटिव पीपल को एक डायरेक्शन देते हैं। सेटिंग गोल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एंड गोल सेटिंग also creates compelling reasons to manage yourselves better। and it means create a list of important objectives motive you to analyze how to better use the limited amount of time you have। another one is the priorities। so use the 80 to 20 means priority करना है, प्रायोरिटी देना है कि अगर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना है तो जो इम्पोर्टेंट चीज है या अर्जेंट चीज है या अर्जेंट वर्क है उसे पहले प्रायोरिटी देना जरूरी है। so use the 80 to 20 rules originally stated by the Italian economist Wilfredo Pareto, who notes that 80% of the reward comes from 20% of the efforts। 80% जो रिवॉर्ड है ना, वो 20% एफर्ट से आते हैं। बट वंस आइडेंटिफाइड प्रायोरिटीज एंड टाइम टू कॉन्सेंट्रेट योर वर्क ऑन दीज आइटम्स विद द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड। क्या करना है कि जो भी ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड पाने के लिए खुद को कॉन्सेंट्रेट उस गोल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। वो प्रायोरिटी में उसका काम करना चाहिए, एफर्ट्स लेने चाहिए, और पहले क्या करना चाहिए, तो ये काम अच्छी तरह से प्रॉपरली करना जरूरी है। सो प्रायोरिटीज बाय कलर नंबर और लेटर विच एवर मेथड्स मेक द मोस्ट सेंस टू यू एंड फ्लैगिंग आइटम्स विद अ डेडलाइन इन अनदर आइडिया ऑफ फॉर हेल्पिंग यू स्टिक टू योर प्रायोरिटीज। मीन्स हमारा जो प्रायोरिटी है ना वो पाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे आंखों के सामने इस तरह के फ्लैग लगाने चाहिए, ताकि वो चीजें जो है वो हमें मोटिवेट
करती रहेंगी। अगर जस्ट इमेजिन दैट कि आपका अगर कल पेपर है और आप क्या करोगी कि प्रायोरिटी देकर फिर आपको मोबाइल दिखेगा फिर भी आप साइड में रखोगे, कह रहे नहीं कल मेरा पेपर है, तो इट मीन्स क्या है कि आप प्रायोरिटी किसे दोगे, तो स्टडी को दोगे। सो प्रायोरिटीज को देखना जरूरी है। अनदर वन, रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन। आप क्या करोगे, जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो रिड्यूस करोगे। हमारा टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा मोबाइल में जाता है, टीवी में जाता है। मोस्ट ऑफ द time our important time we are spending with TV and the mobile now। do not people are जो means लोग क्या कि नहीं देख रहे हैं, टीवी को भी कम किया है, just mobile and mobile। so they may disturb your schedule and also to make list of distractions। ये सारी चीजें क्या करते हैं हम, जो लोग स्टडी करते हैं और स्टडी करते टाइम अगर आपका दोस्त चल ना यहाँ से घूम के आते, इट मीन्स इट इज अ डिस्ट्रैक्शन इन योर स्टडी। एज वेल एज चल ना पिक्चर देख कर आते, वो भी इट इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन इन योर स्टडी। एज वेल एज बहुत सारी चीजें, या मोबाइल पे थक गई हूँ तो थोड़ा सॉन्ग दे, फिर एक सॉन्ग से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तो दीज आर डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर गोल। ये क्या होता है, तो ये इस तरह के जो डिस्ट्रैक्शन है ये रिड्यूस करने चाहिए। एंड दे कुड बी चैटिंग ऑन फोन, unnecessary calls, reading unnecessary and irrelevant sources, and spending too much time with the friends, watching TV for long hours, etc. So try to reduce spending time on them। क्या करना है, जो इन सारी चीजों के ऊपर हम जो टाइम वेस्ट करते हैं वो क्या करना है, तो रिड्यूस करना है। एंड डू नॉट कट देम ऑफ अब्रप्टली, रिड्यूस ग्रेजुअली। देन नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं वो है यूज टू डू लिस्ट। So some people try using a daily to-do list which they conduct either last thing the previous day for first thing in the morning। कि मैंने कल क्या क्या था और मुझे कल सुबह उठ के या आज आज मुझे क्या क्या करना है इसकी लिस्ट बनाना। So such people may combine a to-do list with which is continuously updated, or you may prefer a combination of one two। क्या कॉम्बिनेशन है, जस्ट जस्ट इमेजिन दैट अगर मम्मी को ग्रोसरी लानी है या मम्मी को शॉप से और सामान लाना है, हाँ, सो आप मम्मी क्या करती है, अगर मम्मी क्या करती है कि पता है ना, अगर किसी भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो पहले लिस्ट बना के जाते हैं, नो दैट क्या क्या खरीदना है वहां पे जाकर, इसकी लिस्ट बनती है। या कभी कभी जो मार्ट है उस मार्ट वाले को, जो भी सेलर है उसको जाकर वो लिस्ट दी जाती है और वो अपना अपना वो जो सामान है वो निकाल कर देता है। जस्ट इमेजिन दैट वो लिस्ट नहीं बनाए, वो डायरेक्टली ऐसे ही शॉप पे गए। मम्मी अगर ऐसे ही शॉप पर गई या आप ऐसे ही शॉप पर गए तो आप क्या करोगे, जो सारी की सारी चीजें आपके ध्यान में रहेंगी, क्या 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 लेना है वो। हाँ, इसलिए हाँ, हाँ, अगर 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 आपके पास लिस्ट नहीं है, आप जाओगे जो चीजें लेनी है वो वही नहीं लोगे, जो नहीं लेनी है वो लेकर आओगे, एंड घर पे आने के बाद पता चलेगा अरे मुझे जो लेना था वो मैंने लिया ही नहीं है। इट मीन्स आपका टाइम पैसा भी वेस्ट होता है और आपका टाइम भी वेस्ट होता है। पर अगर आप आपकी जो लिस्ट है वो लिस्ट बनाकर जाते हो और लिस्ट बनाकर लेकर जाते हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप जो प्रॉपरली चीजें आपको चाहिए वो चीजें ही खरीद के लाते हो। प्रॉपरली हर एक चीज आपके घर में आती है, विदाउट टेंशन सारा काम कम से कम समय में होता है। नहीं तो मुझे ये दो, मुझे वो दो, ऐसे करते करते वहां पे भी टाइम वेस्ट होता है। Next one is the be flexible. So allow time for interruptions and distractions। Time management experts often suggest planning for just 50% or less of one's time। Be flexible। So allow time for interruptions and distractions। कभी कभी क्या होना चाहिए कि खुद को क्या होना चाहिए, तो interaction and distraction थोड़ा ये होना चाहिए। देन अनदर वन इज allow time for interruption and distraction, and the time management expert often suggest planning for just 50% or less of one's time। हाँ, जो भी पर्सन है क्योंकि अगर प्लानिंग करता है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि 50% टाइम जो है वो बचता है। अनदर वन इज द फ्लेक्सिबल पर्सन ने क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि नहीं। अगर आप देखोगे कि मुझे अगर 10 डेज है और मुझे ये मैंने स्टडी किया है,
और 5 दिन हो गए, मीन्स कल मेरा पेपर है, बट मेरे एक पेपर का मैंने जो शेड्यूल मैंने बनाया है उस शेड्यूल में आज मेरे ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने जरूरी थे, बट मेरा वो स्टडी नहीं हो, पर मेरा कल पेपर मैथ का है और मैं स्टडी कर रही हूँ मराठी की या इंग्लिश की, अगर मैं स्टडी कर रही हूँ तो ये कैसे है, सही नहीं है। आपने जो जो एक स्केच बनाया है उसी के हिसाब से आप चलोगे, बट कहीं ना कहीं पे आपको फ्लेक्सिबल भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर कल मैथ का पेपर है तो आपको उसको उसकी स्टडी करनी जरूरी है, नहीं तो आप इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स लाकर भी कुछ फायदा नहीं होगा अगर आप मैथ का स्टडी नहीं करोगे तो, रिवीजन नहीं करोगे तो। अनदर वन इज इट कंसिडर योर बायोलॉजिकल प्राइम टाइम। यहाँ पे क्या होना चाहिए, बायोलॉजिकल प्राइम टाइम जो है वो कंसिडर होना जरूरी है। So that's the time of day when you are at your best and are you a morning person। बायोलॉजिकल प्राइम टाइम, पता है कभी कभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, मम्मी बोलती है अरे सुबह में ना मेरा काम बहुत अच्छा होता है, बोलती है ना मम्मी, अगर थोड़ा भी लेट हो जाता है ना उस दिन कि मेरा मेरा काम कुछ हुआ ही नहीं आज, ऐसे हो जाता है। उसी तरह से कुछ लोगों का कैसा रहता है, अगर रात में स्टडी करती है ना तो उनका स्टडी अच्छा होता है। एज वेल कुछ लोग डाउन में सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग अगर स्टडी करते हो तो उनका स्टडी अच्छा होता है, अगर नून हो जाती है तो उनका स्टडी अच्छा नहीं होता है। एक स्पेसिफिक हर एक पर्सन का काम करने का टाइम रहता है, इसे बायोलॉजिकल प्राइम टाइम कहा जाता है। सो दैट्स द टाइम ऑफ द डे व्हेन यू आर योर बेस्ट, कि आप उस टाइम पे आप आपका बेस्ट देते हो। एंड आर यू मॉर्निंग पर्सन और नाइट ऑफ, कुछ लोगों को रात में काम करना अच्छा रहता है, कुछ लोगों को दिन में काम करना अच्छा रहता है, कुछ लोगों का दोपहर में काम अच्छा होता है। सो नोइंग व्हेन योर बेस्ट टाइम इज एंड प्लानिंग टू यूज दैट टाइम ऑफ डे फॉर योर प्रायोरिटीज, वही टाइम आपको प्लान करके चलना चाहिए कि आपको उस टाइम पे वो काम करना ही करना है। अनदर वन इज द एलिमिनेट द अर्जेंट, क्या करना है, अर्जेंट एलिमिनेट करना है। तो अर्जेंट टास्क हैव शॉर्ट टर्म consequences while important tasks are those with long term goal and related implications। So work towards reducing the urgent things you must do so you will have time for your important priorities, कि जो चीजें पहले करनी है वो पहले ही करनी है। अर्जेंट जो है वो अर्जेंट पहले एलिमिनेट करना है, ऐसा नहीं कि जो बात की चीजें वो पहले करते बैठे और जो अर्जेंट है वो ऐसे ही छोड़ दे। देखो जस्ट लाइक इन ऑर्गेनाइजेशन, अगर बॉस बोलेगा मुझे ये फाइल पहले दो और आप क्या करोगे, नहीं मेरा ये काम चालू है, तो बॉस आपको काम पे रखेगा क्या, बॉस आपको काम पे रखेगा क्या, वो क्यों रखेगा, वो बोलेगा अरे मुझे चाहिए वो नहीं दे रहा है। इज इट क्लियर। तो इस तरह के इश्यूज भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए क्या करना है कि अगर टाइम मैनेजमेंट करनी है तो हमें जो अर्जेंट है अर्जेंट चीजें पहले करनी है, प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर करनी है। अनदर वन, अवॉइड बीइंग अ परफेक्शनिस्ट। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं ना कि खुद को ईच एंड एवरी टाइम जो परफेक्ट अंदर होने चाहिए रहती है। सो इसकी वजह से भी कभी कभी क्या होते हैं, इश्यूज क्रिएट होते हैं। सो एलिमिनेट फ्रॉम योर लाइफ ट्राइवल और दोज टास्क विच डू नॉट हैव लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस। जो जो चीजें ऐसी हैं, ऐसी चीजें हैं कि जिसका हमारे लाइफ के ऊपर कोई भी क्या है कंसिक्वेंस नहीं है, तो ऐसी चीजें करना नहीं चाहिए। देन डेलीगेट और एलिमिनेट एनी टास्क ऑन योर टू डू लिस्ट, कि जो जो हमारे टू डू लिस्ट में है ही नहीं वो क्या करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। एंड वर्क ऑन दोज टास्क विच यू अलोन कैन डू। देन अनदर वन इज द बी परफेक्शनिस्ट, क्या करना चाहिए, परफेक्शनिस्ट होना, सॉरी बी ऑर्गेनाइज्ड। देखो कभी कभी क्या है, हम लोग जो चीजें हमारे डॉक्यूमेंट्स कहीं पे भी डाल देते हैं, हमारे कपड़े कहीं पे भी डाल देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इश्यूज क्रिएट होते हैं। सो टाइम वेस्ट होता है वो रिटर्न ढूंढने में, अगर फिर हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो हमें मिलता नहीं है। तो इसके लिए अगर हम सारी हमारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो इजीली वो हमें मिल जाती है। सो throw what all you don't need, put important documents in folders and keep important documents certificate notes in their respective folders, so with labels on top of each file it saves time which goes on unnecessary searching, जिसकी वजह से जो अननेसेसरी सर्चिंग के लिए जो टाइम वेस्ट होता है वो टाइम क्या होगा, तो बचेगा। वन सेकंड, एम आई ऑडिबल। ओके, सो यहाँ पे अपना सिलेबस फिनिश है। अभी मुझे आप बताओगे,
आपको इसमें कुछ क्वेरी है या कल हमारा डिस्कशन बाकी रह गया था, या कोई पॉइंट आपका हुआ नहीं है ऐसा जिसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे? हेलो, यस बोलो। टाइम क्या? ये यहाँ इसमें है क्या? स्टडी मटेरियल पैराग्राफ राइटिंग यानी वो अभी है क्या? वो तो थर्ड सेमेस्टर का ना बेटा, थर्ड सर्टिफिकेट थर्ड सेम का वो ये ना सिलेबस है। फोर्थ सेमेस्टर में है आपने? है इसमें, उसमें है क्या? ओके। क्या क्या और क्या क्या है उसमें? उसमें क्या क्या है और क्या क्या है? ये नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो रहेगा, अच्छा तो वो इसमें नहीं है बेटा, मीन्स हमारे इसमें वो थर्ड सेमेस्टर में था। हाँ हाँ हाँ। तो रिपोर्ट राइटिंग, हाँ हाँ लिसन, रिपोर्ट राइटिंग जो है ना वो इजी है। रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है कि उसमें डेट आनी चाहिए, देन एक स्पेसिफिक इसमें लिखना चाहिए। रिपोर्ट एकदम लेंदी नहीं होना चाहिए। अगर आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपके वो समझ में आ जाएगा। रिपोर्ट कैसे होना चाहिए, लेंदी नहीं होना चाहिए, सेंटेंस एकदम बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। आप जिस चीज के बारे में रिपोर्ट लिख रहे हो उसका एक अच्छी तरह से वर्डिंग होना चाहिए, एक स्पेसिफिक वर्डिंग होना चाहिए। इस तरह से ही इसमें ज्यादा वो हार्ड नहीं, एक बार पढ़ोगे तो आपके वो समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्या बोले आप? रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, हाँ। तो पैराग्राफ राइटिंग भी उसी तरह से कि लैंग्वेज, जिस जो सेंटेंसेस से पढ़ेंगे आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि जो सेंटेंसेस है वो लेंगे नहीं होने चाहिए। लैंग्वेज सबको समझ में आएगी ऐसे होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें उसमें लिखनी है। अभी मैं वो साथ में नहीं लाई हूँ कुछ, हाँ। बट वो थर्ड सेमिस्टर के लिए है। किसमें? मैं भी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे बेटा, मैं भी नहीं आएंगे, मेरे ख्याल से तो नहीं आएंगे। हम्म, हम्म। और कुछ क्वेरी कल का कल किसका किसका कुछ पूछना था वो बाकी था। हाँ कॉम्पिटिटिव, हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में शायद किसी को कुछ पूछना था ना। बोलिए। ओके 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 ओके। हम लोग डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। आई जस्ट हैव 5 to 10 minutes। ओके, चलो तो स्पेशली अगर हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल देखते हैं इसमें, व्हेन वी थिंक अबाउट फर्स्ट मॉड्यूल, तो उसमें क्या है, सम सिग्निफिकेंट राइट्स दिए हुए हैं ना। याद आ रहा है कुछ 5 दिन पहले का? हाँ, तो हम लोग ने सिग्निफिकेंट राइट, हाँ क्या? हाँ वही सिग्निफिकेंट राइट्स है ना, हाँ। सम सम सिग्निफिकेंट राइट्स है। वो सम सिग्निफिकेंट राइट्स में हमें क्या देखना है कि सबसे पहला जो है वो राइट्स ऑफ कंज्यूमर है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स अगर देखते हैं ना तो स्पेशली क्वेश्चन पूछते वक्त कैसे पूछे जाते हैं कि कंज्यूमर्स के बारे में, या तो कभी कभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जाता है, या तो कभी कभी राइट्स पूछे जाते हैं। ओके,
आपको एक 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 मैं ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि 3 राइट्स है स्पेशली मेन जो है, हाँ, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट ये कंज्यूमर्स राइट एज वेल एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इन तीनों में से जनहित याचिका डिस्कस किया था ना हमने इसके ऊपर। जनहित याचिका, देयर इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कोर्ट केसेस से ये अलग रहता है। नॉर्मल कोर्ट केसेस में जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है वो कोर्ट में जाकर जस्टिस मांगते हैं, बट इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन देयर इज चेंजेस। मीन्स इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या होता है कि जो डाउन ट्रोडन मास है, जो गरीब है, कि जिनके या वुमेन है, चिल्ड्रन है, जो जो वीकर सेक्शन है, ये वीकर सेक्शन के पास कभी कभी पैसा ना होने, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, फिर भी वो कोर्ट में नहीं जाकर अपनी केस लड़ते हैं। तो इनके लिए दूसरा कोई पर्सन, किसी भी कंट्री में से किसी भी पार्ट का पर्सन क्या कर सकता है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालकर उन्हें जस्टिस दे सकता है। इस तरह से ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की कंसेप्ट है। तो ये तीनों में से आपको अगर दो दो कोई भी अच्छी तरह से करके रखते हो ना, तो इट्स गुड फॉर यू। समझ में आया? हाँ, पब्लिक सिटीजन चार्टर से जिसे पब्लिक सर्विस सर्विस एक्ट कहा जाता है। जिस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, गवर्नमेंट के ऑफिशियल के पास से जो इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, सेम लाइक दैट इन राइट टू सर्विस में लोग, वी ऑल आर लिविंग इन सोवर्जियन इंडिया, वी ऑल आर इंडिपेंडेंट एंड वी ऑल आर लिविंग इन डेमोक्रेसी। सो फाइनल अथॉरिटी इज पीपल, सो गवर्नमेंट इज फॉर पीपल। जैसे इलेक्शन में कल दिखाई दिया ना, रिजल्ट देखे। हाँ, गवर्नमेंट क्या, हाँ, लोगों को जब तक लगता है ना कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तब तक सर पे बिठाती है, बट जिस दिन लोगों के अगेंस्ट जाएगा, महंगाई बढ़ रही है, तब तक उस दिन गवर्नमेंट नीचे लाने का काम भी सॉरी पीपल ही करते हैं। तो फाइनल अथॉरिटी पीपल है, तो पीपल का ये राइट है कि उनको अच्छी सर्विस मिले, और ये राइट टू सर्विस वो यूज कर सकते हैं। एंड डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट के 25 डिपार्टमेंट्स, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 25 डिपार्टमेंट्स में से आपको एज अ पीपल और एज अ इंडियन सिटीजन और एज अ महाराष्ट्रियन सिटीजन हमें क्या मिल सकता है, तो ये राइट टू सर्विस का राइट है। ओके, सेवा हमी कायदा। देन इट मीन्स क्या है कि देखो, आप ध्यान में रखो, टाइम कम बचा है मेरे पास भी, मेरा नेक्स्ट लेक्चर है 10:30 का। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यू ये 3 में से आप 2 कोई भी अच्छे करके रखो। समझ में आ रहा है? दोपहर के 3 करोगे तो भी चलेगा। हाँ, ओके। हाँ, देन नेक्स्ट अगर आप लिख दे, देखो आपको एसवाई के ही रहते हैं। शॉर्ट नोट्स जो है 5 आउट मीन्स 5 में से आपको 3 लिखनी है, कोई भी 3 लिखनी है। हम्म आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक आपका शॉर्ट नोट्स रहेगा, सेम फर्स्ट बी जो रहेगा वो आपका ब्रॉड क्वेश्चन रहेगा, सेकंड ए जो रहेगा वो आपको फर्स्ट मॉड्यूल पे रहेगा। इज इट क्लियर? हाँ, फर्स्ट मॉड्यूल में से फर्स्ट क्वेश्चन को और भी फर्स्ट मॉड्यूल में से रहेगा। इट मीन्स फर्स्ट मॉड्यूल के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको एक लिखना है। हो गया? जिसमें आप क्या करोगे, या तो राइट टू इंफॉर्मेशन, या तो सॉरी या तो राइट टू इंफॉर्मेशन करके रखो, या तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करके रखो। दोनों में से, या तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, किसी में से स्पेशली आप सब पढ़ोगे तो अच्छा है। एक बार आंखों से जाना चाहिए, बट 2 कोई भी प्रॉपरली करके रखो। अनदर वन, अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजी। अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजी अप्रोचेस, देखो अप्रोचेस जो है जिसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? यस, राइट, गुड। हाँ, गुड। हम्म एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, बायोसेंट्रिज्म, इकोसेंट्रिज्म, इकोफेमिनिज्म एंड डीप इकोलॉजी, ये 5 अप्रोचेस है। या तो ये 5 अप्रोचेस रेडी करने, प्रिपेयर करने, या तो एनवायरमेंटल इथिक्स।
समझ में आया? हाँ, इट मीन्स क्या है, आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, या तो अप्रोचेस के ऊपर क्वेश्चन डाले जाएंगे या तो एनवायरमेंटल एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन रहेगा कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक और क्वेश्चन नंबर थर्ड और बी रहेगा, दोनों में से एक लिखा जाएगा, एक क्वेश्चन अप्रोचेस के ऊपर आएगा, एक क्वेश्चन एनवायरमेंटल एथिक्स के ऊपर आ सकता है। इज इट क्लियर? और एक जो इसमें से शॉर्ट नोट्स है वो ऊपर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जाएगी। थर्ड वन इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी तो सबको आपको पता है, आप कोई भी टेक्नोलॉजी के ऊपर इजीली लिख सकते हो, सही है? हाँ, या टेक्नोलॉजी के ऊपर लिख सकते हो, या तो मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, जो भी है, बट ये जो सैटेलाइट, ये जो टेक्नोलॉजीज है ना, ये भी पढ़ के जाना, क्योंकि इसके पॉइंट्स भी पढ़ोगे ना आप, तो आपके देखिए बहुत इजी है, बहुत में छोटे बच्चों जैसा सिलेबस है टेक्नोलॉजी का। आप तो इतने बड़े मीन्स आपको सब पता है कि ये टेक्नोलॉजीज कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, एक बार पॉइंट भी आप पढ़ के जाओगे ना, जो मैंने भी दिए वो भी पॉइंट्स अच्छे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, तो आंसर लिख सकते हो। इज इट क्लियर? हाँ, तो टेक्नोलॉजी पे आप इजीली लिख सकते हो, इसलिए टेक्नोलॉजी भी एटलीस्ट 4 से 5 करके रखो, इसमें से पूछा जाता है तो वो भी लिख सकते हो। हम्म, क्या? एक्सेस टेक्नोलॉजी, एक्सेस एंड कंट्रोल, इश्यूज ऑफ कंट्रोल टेक्नोलॉजी। चलो, नेक्स्ट है कि इंट्रोडक्शन टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंट्रोडक्शन टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हाँ, सो इंट्रोडक्शन टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत बार ना एग्जामिनेशंस के ऊपर तो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट स्पेशली अगर हम लोग देखते हैं कि जो ये अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस के पैटर्न देखे हम लोगों ने, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है, एज वेल एज अगर सॉफ्ट स्किल देखते हैं तो मोटिवेशन की थ्योरी के ऊपर पूछा जा सकता है, एज वेल एज गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी पूछा जा सकता है। ओके। सॉफ्ट स्किल्स में मोटिवेशन, मोटिवेशन का क्वेश्चन बन सकता है, एज वेल एज गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, या तो कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी मीन्स ये जो अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, ये क्वेश्चंस किस तरह से मीन्स इनके बारे में लिखने के लिए पूछा जा सकता है। ओके, इतना ही सिलेबस है अपना, ज्यादा टेंशन नहीं है। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली क्या होता है पता है, कभी कभी एनी राइट एनी टू थेरीज भी पूछा जाता है। समझ में आया? पूरी की पूरी नहीं पूछते, राइट एनी टू थेरी। फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने पहले ही कहा है कि दो तीन कोई भी दो अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखो, अगर तीन करते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक शॉर्ट नोट में भी जाएगा। एक्चुअली कंज्यूमर मूवमेंट वगैरह या कंज्यूमर राइट्स जो है, कंज्यूमर राइट्स या तो कंज्यूमर ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, सिविल राइट्स नहीं, वो जो है ना लास्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सर्विस एक्ट, राइट टू सर्विस एक्ट, ये भी शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। ओके, बस ये ब्रॉड क्वेश्चन रहेंगे बेटा, खाली 3 शॉर्ट नोट्स रहेगी 5 5 मार्क्स के लिए, और बाकी सब ईच क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स। हाँ, मैंने किए हैं ना ऑलरेडी, और कल का शायद रह गया है मेरा शेयर करना।
कल का और आज का? अरे बेटा मैंने समीक्षा, मैंने ग्रुप, आपने ग्रुप पे डाला है ना? हाँ हाँ, तो उनको जरा इनके साथ, समीक्षा के साथ कांटेक्ट कर लो और अब आप डिसाइड कर लो क्या करना है वो। ग्रुप पे डाले हैं। ये अनऑफिशियल ग्रुप पे ही जाएगा, ऑफिशियल ग्रुप पे नहीं जाएगा, ओके? हाँ हाँ हाँ, तो इनके साथ आप क्या करो, शेयर कर लो। ओके। हाँ, तो इनको जरा, हाँ उनको ऐड कर दो, ओके। हाँ लिसन, दिस इज अवर लास्ट लेक्चर, ये हमारा लास्ट लेक्चर है, ओके? अच्छे से पेपर लिखना है, मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है जो पढ़ाना है। एम आई राइट? हाँ हाँ हाँ। क्या? ओके, सो अच्छे से लिखना है पेपर, अच्छे से लिखना है, हम चाहे में भी हमारा कांटेक्ट रिटर्न नहीं होगा, तो पेपर अच्छे से लिखो। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ मिस, सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से ही लिखना है पेपर। हाँ, ओके, सो मेरा 10:30 का रिटर्न लेक्चर है। आई हैव टू ज्वाइन इट, ओके? हाँ, फ्रॉम टुमारो देयर इज नो लेक्चर, जस्ट 5 लेक्चर इज देयर। मैडम ने 5 लेक्चर ही लेने के लिए बोला था। आई एम जस्ट फॉर यूर, ये लेक्चर के लिए ही मैं यहाँ पे थी, आपके लिए 5 लेक्चर्स के लिए ही मैं यहाँ पे थी। मैं आपकी वैसे ये टीचर नहीं हूँ। ओके। हाँ, पोस्टपोन हुई है? नहीं नहीं, मैंने, मुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में। ओके। ओके, मैं लीव होती हूँ क्योंकि मुझे दूसरी मीटिंग ज्वाइन करनी है, ओके? ओके। ओके।